मैंने उसके हिसाब से मोटा मोटा एक तैयार किया है, और वो सारे टॉपिक्स एक तरीके से शुरू से एटम से लेके कोशिकाएं और शरीर रचना तक चलती हैं। तो हम शुरू से शुरू कर देते हैं। वो ऑर्डर अलग है क्वेश्चन के ऑर्डर से, लेकिन शुरू से शुरू करते हैं, वो अच्छी जगह शुरू करने के लिए। तो बहुत धरती पे, बढ़िया। ठीक है। तो सब अपना माइक ऑन भी रख सकते हैं। मैं एक्चुअली जब बच्चों की भी क्लास लेती हूँ बायो की, तो मेरे को आदत है सबका माइक ऑन रखने का, तो फिर थोड़ा आइडिया लगते रहता है कि जैसे कुछ कुछ आवाज़ होती है ना, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक। एक तो ये पिक्चर देख के बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ अलग ही हम लोग को सीखने मिलने वाला है अच्छे से। ये पिक्चर तो हाँ। पहले देख पर ध्यान से, सच में थोड़ी ये। बहुत ऐसी शुरू होगी। हाँ। हम्म। तो पिक्चर में जैसे देखेंगे, सबसे पहला जो फ्रेम है वो है कि कोई वॉल्केनो फूट रहा है। और ये उसको दर्शाता है कि जैसे जब धरती शुरू बनी, तब इधर केवल पदार्थ अलग अलग तरह के, यानी सबसे पहले अलग अलग तरीके के मिट्टी, पत्थर और पानी। और कुछ आवाज, एक मिनट डिस्टर्बेंस, कुछ आवाज आ रही है अलग। हाँ, अभी ठीक हुई, अभी ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, हो रही है। हाँ, ठीक। अभी ठीक है तो आवाज। जब हाँ। तो जब धरती पहले बनी, तो उसमें बहुत सारे धरती के बीच में बहुत सारा पिघला हुआ लोहा, अलग अलग तरीके के धातु हैं, और वो फूट फूट के धरती की सतह को बनाए। और साथ में जो जब पानी बना, तो धरती की सतह पे जो फूट के थोड़ा ठोस सतह बन रही थी, उस पे पानी इकट्ठा होने लग गया। तो बहुत सारा क्या कहते हैं, समुद्र बन गए उस तरीके से। और उन समुद्रों में भी, क्योंकि ज्वालामुखी फटे जा रहे थे बहुत सारे, तो इनके साथ जो ये सारा धरती के बीच से जो पिघला हुआ पत्थर था, वो फूट के निकलता था, तो वही बह के और धरती को, मतलब और जमीन को बना देता था। वो धीरे धीरे ऊंचा होके फिर जो हम जमीन, जो समुद्र के ऊपर की जमीन है, वो वैसी इतनी इकट्ठी हो पाई। तो अब हम उस पे फिर मतलब हमारे को दिखता है कि धरती पे फिर कुछ जगहों पे पानी है, और कुछ जगहों पे पानी के ऊपर भी जमीन है। ऑफ कोर्स, लेकिन पानी के नीचे भी जमीन ही है, पर वो क्योंकि पानी से ढक गया है, इसलिए हमें लगता है कि वो, मतलब ध्यान नहीं रहता कि वो भी जमीन है और ऊपर भी जमीन है, वही सेम ही चीज है। बट कुछ पे पानी इकट्ठा हो चुका है। तो अब उस टाइम पे धरती पे क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं थी, कुछ कुछ तरह के ही पदार्थ थे, सिंपल सिंपल तरीके के। और हम देखेंगे पदार्थों को किस तरीके से अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। लेकिन क्योंकि उधर पानी में ये सारे मतलब ज्वालामुखी फटना, उसमें से इतनी सारी अलग अलग चीजें अंदर से निकलना हो रहा था, तो बहुत सारी एनर्जी थी। और मतलब आप सोच सकते हो कि गरम गरम पानी में इतनी सारी चीजें मतलब उबल रही हैं, उथल पुथल हो रही है, तो उसके चलते अलग अलग तरीके के ये परमाणु अणु थोड़े थोड़े बन सके। और हम इसको धीरे धीरे देखेंगे कि ये कैसे हुआ। और ये धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि उनसे कुछ अणु बने, और वो अणु मिलके और लंबे अणु बने, और यही ऐसे लंबे लंबे अणु जुड़ जुड़ के कुछ प्राण कोशिका जैसे बन सके। तो हम देखेंगे ये होता कैसे है। तो इसे शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को समझने की ज़रूरत है परमाणु को। और परमाणु क्या होता है, उसके बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स रहे हिस्ट्री में। उसमें हम फाइनली अब जिसको जानते हैं विज्ञान में, क्योंकि हम ये वाली जो प्रेजेंटेशन है, उसमें मेनली विज्ञान में कैसा देखा जा रहा है इन सारे मुद्दों को, उसी को मैं शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद विज्ञान जो कह रहा है और हम जो पढ़ रहे हैं भौतिकवाद में, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, वो फिर हम साथ में मिलके उस पर थोड़ा सोच सकते हैं। पर विज्ञान में एटम को जैसे देखा गया, वो लेटेस्ट जो जिस तरीके से माना जा रहा है, वो कुछ इस तरीके का स्वरूप है उसका। लेकिन सबसे पहला, इसको भी मैं समझाती हूँ ये क्या है। लेकिन सबसे पहले किसी ने जब समझा कि कुछ चीज़ होती होगी परमाणु, यानी जो पदार्थ हमारे को अपनी आंखों से दिखता है, उसका सबसे छोटा कोई ऐसा घटक जो और छोटा नहीं किया जा सकता। तो ऐसा जब थ्योरी आया था, तो किसी को समझ में नहीं आया था कि अच्छा ठीक है, कुछ होता तो होगा, पर वो क्या होता होगा।
तो एक समय पे किसी ने सबसे पहली बार जो बोला तो उन्होंने बोला कि एक जैसे कंचे होते हैं ना, वैसे कंचों की तरह कुछ चीज होती होगी, जैसे ये एक फुल एक चीज है, और ये बहुत सारे कंचों की तरह मिलके बड़ी चीजें बनाते होंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा नहीं, लेकिन कुछ विद्युत करके कोई चीज होती है दुनिया में, यानी विद्युत भी चार्ज करके कोई चीज होती है। जैसे हम जब अपने बालों में कई बार सर्दियों में जब कपड़े पहन रहे होते हैं और उतार रहे होते हैं, कई बार एकदम से झटका लगता है, तो वो झटका होता है जिसे कहते हैं, वो भी एक तरीके का विद्युत है, एक तरीके का चार्ज है। तो जब उसके बारे में लोगों को पता चलने लगा, वैज्ञानिकों को पता चलने लगा, तो उन्होंने ध्यान दिया कि अच्छा, ये जो चार्ज है कोई अलग चीज नहीं है, हर एक पदार्थ में ये चार्ज रहता ही है। और जब उसको थोड़ा और गौर से दिखने लगे तो पता चला कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कहाँ से आ रहा होगा, इसका सोचने गए तो फिर पता चला कि अच्छा, एक एक परमाणु में ही बराबर बराबर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रहता होगा। क्योंकि परमाणु जब चीजों को देखते हैं आमतौर पे तो उनको छूने से करंट नहीं लगता, तो यानी वो उसमें कोई चार्ज नहीं है ऐसा लगता है। तो मतलब जब किसी चीज में कोई चार्ज नहीं है उसे कहते हैं कि वो न्यूट्रल है। और लेकिन जब ऐसा मानने लगे कि अगर ये न्यूट्रल फील हो रहा है, लेकिन मूल में तो परमाणु से ही बना है और परमाणु में भी चार्ज होना ही पड़ेगा, तो उनने ऐसा थ्योरी बनाई कि अच्छा, यानी कि जो परमाणु है वो चार्जों से ही बना है, लेकिन उसमें बराबर बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को सामान्य कर देते हैं। तो ऐसा जब वो सोचने लगे तो उनने फिर अलग अलग मॉडल बनाए कि अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते होंगे। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को समझना हमारे को ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रश्न है कि ये अलग अलग परमाणु एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं, उसको समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो जब उन्होंने पहली बार सोचा कि हाँ, ये जो परमाणु है ये ही मूल में इस चार्ज का स्रोत है और इसी में कुछ पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो पहला थ्योरी निकाला कि अच्छा, एक फील्ड होता होगा जिसमें जो कि पॉजिटिव चार्ज का है और उसमें ना छोटे छोटे बिंदी की तरह नेगेटिव चार्ज के कण बिखरे रहते होंगे, और ये एक ऐसा एक परमाणु होता होगा। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड में है उतना ही उसके बराबरी के नेगेटिव चार्ज बिंदी के रूप में उसमें फैले रहते हैं। इस तरीके से उन्होंने सोचा। मान लीजिए जैसे किसी केक में हमने किशमिश डाल दी हो, तो केक जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और किशमिश है नेगेटिव चार्ज, पर वो बराबर बराबर मात्रा में है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए हमारे को फील नहीं होता आमतौर पे, जब तक कि हम कुछ उससे छेड़छाड़ ना करें, जिससे कि अलग अलग स्पेशल सिचुएशन में अब उसमें से चार्ज दिखने लगेगा। फिर धीरे धीरे करके जो मॉडल बने वो उनसे बदलते गए, और अब फाइनली अगर हम देखें तो एक मॉडल ऐसा है कि नहीं, जो परमाणु हैं इस वाले, अगर हम डायग्राम को देखें, ये आजकल मोटा मोटा माना जाने वाला एक परमाणु का स्ट्रक्चर है कि उसमें ना तीन तरह के पार्टिकल होते हैं, दो तरह के नहीं, तीन तरह के होते हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं, यानी उसमें कोई चार्ज नहीं रहता। और पूरा का पूरा जो परमाणु का जो वजन है वो केवल ये जो नाभिक में पॉजिटिव और न्यूट्रल वाले पार्टिकल्स हैं उन्हीं में से आता है। तो हमने नाम सुना होगा कि पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन हैं और न्यूट्रल वाले न्यूट्रॉन हैं, ये नाम रहता है नाभिक के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स का। और बाहर जो चक्कर लगा रहे होते हैं इनका, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज। और वो कहते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनमें वजन बहुत ही कम रहता है, तो अगर जब हम उसको वजन देखने जाते हैं किसी भी परमाणु का, तो केवल उसके नाभिक को ही नापा जाता है। तो ये हो गया चार्ज की बात, ये उसकी एक संकल्पना बनी। और इससे साथ में एक और चीज पता चली कि जब कोई परमाणु होता है तो उसमें क्योंकि चार्ज न्यूट्रल है किसी भी परमाणु का, उसमें खुद में जब पूरा परमाणु रहता है वो न्यूट्रल रहता है, तो यानी जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन में होता है, बस वो उल्टे तरीके का होता है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो अगर एटम को न्यूट्रल होना है तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होने पड़ेंगे। तो एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन जैसे दिख रहे हैं हमारे को, तो चार ही प्रोटॉन भी होंगे अंदर। फिर जो न्यूट्रॉन है वो देखा गया कि या तो प्रोटॉन के बराबर संख्या में होते हैं या उससे थोड़ा ज्यादा।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। फिर ये पता चला कि अब हम जब विद्युत को देखते हैं अपनी दुनिया में, तो उधर जो विद्युत का आना जाना होता है वो कहाँ से होता है? ये तो न्यूट्रल है एटम, तो एटम के इधर उधर जाने से तो विद्युत का पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, कभी कभी ये एटम को छोड़ के चले जाते हैं। तो अब एक, जैसे ये अभी न्यूट्रल एटम है, उसमें या फिर ये वाला देख लेते हैं, ये न्यूट्रल एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर चले जाएगा तो इधर केवल 3 माइनस और 4 प्लस रह जाएंगे। तो प्लस चार्ज बढ़ गया, तो ये इस पे ओवरऑल एटम में एक प्लस चार्ज 1 हो जाएगा, +1 चार्ज हो जाएगा, जो कि 0 था। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और केवल 4 प्रोटॉन होंगे, तो ये -1 चार्ज हो जाएगा, है ना। 4 -5 हो जाएगा ना, +4 -5 को कैलकुलेट करें तो -1 चार्ज हो जाएगा टोटल इस पे। तो इसी तरह ये देखा गया कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लेन देन करते रहते हैं एटम्स में, और इनके आने जाने से पूरा का पूरा जो एटम है उस पर या तो चार्ज पॉजिटिव हो जाता है या नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ये देखा गया। पर ये नहीं समझ में आया था कि ये क्यों आते जाते हैं और इनके आने जाने के पीछे कारण क्या होते हैं और कब आएंगे, किस में जाएंगे। हमेशा देखते हैं कि कोई पदार्थ होते हैं जिनमें केवल इलेक्ट्रॉन वो लेता है, कुछ पदार्थ होते हैं जिसमें केवल वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसको समझने के लिए जब गए तो इन्होंने पता लगाया कि जो हमारा एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केवल एक जगह पे गोल चक्कर नहीं काटते, उनके बटे होने का एक निश्चित मतलब रास्ता है, यानी क्या कहते हैं उसको, ऑर्बिट जिसको कहते हैं, ये जो गतिपथ है। तो इलेक्ट्रॉन्स के गतिपथ का कुछ निश्चित रूल होता है, यानी जो न्यूक्लियस है उसके आसपास अगर केवल 2 इलेक्ट्रॉन को घूमना है तो एक ही ऑर्बिट में वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमेंगे, वो कहते हैं पहला ऑर्बिट। अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अगर न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन हैं और इसलिए बाहर भी 3 इलेक्ट्रॉन होने हैं, तो 2 फर्स्ट वाले ऑर्बिट में रहेंगे और एक बाहर वाले ऑर्बिट में रहेगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊँ तो एटम के जो ये ऑर्बिट्स हैं ये निश्चित गतिपथ हैं, इनको उन्होंने नाम दे दिया। जैसे इसको नाम दे दिया, सबसे अंदर वाले को नाम दे दिया के, उससे बाहर वाले दूसरे वाले को नाम दिया एल, उससे बाहर वाले को नाम दिया एम। तो जो के वाला ऑर्बिट है उसमें 2 ही समा सकते हैं, बाहर वाले में 8 और तीसरे वाले में 18, ऐसे करके एक फॉर्मूला है 2n²। उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन उसमें समा पाते हैं, जिससे हम थोड़ा फेमिलियर भी हैं, क्योंकि जीवन के एटम में भी यही फॉर्मूले से हमारे को बताया गया ना, 2 8 18 32। तो यही सेम संख्या में विज्ञान ने भी इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को पहचाना। और ये क्यों ज़रूरी है? अब सबसे बाहर वाला, क्योंकि जो शेल होता है किसी भी एटम में, जैसे कोई एटम है जिसमें अगर केवल 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 प्रोटॉन्स अंदर हैं तो इसलिए 2 प्रोटॉन्स बाहर हैं, तो उसके पास केवल एक ही शेल है, केवल के शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये एटम खत्म, उसका ये वाला शेल ही नहीं है। तो अब ये के शेल उसका सबसे बाहर वाला एक शेल हो गया। तो ये ज़रूरी होता है देखना कि किसी भी एटम का सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है। उस सबसे बाहर वाले शेल को कहते हैं वैलेंस शेल, और इसको हम आगे देखेंगे। जैसे इसमें के एल एम, एम शेल है, ये ऑर्बिटल को शेल भी कहते हैं, क्योंकि ऑर्बिट ऐसा लगता है कि एक लकीर है और शेल लगता है कि वो कैप्सूल की तरह ना पूरा ढका हुआ है, क्योंकि एक्चुअली तो ये स्फीयर की तरह होता है। अभी हम काट के उसे देखते हैं तो एक लाइन जैसा दिखता है, पर दूर से देखेंगे तो पूरा एक गेंद की तरह है, तो वो एक्चुअली शेल है। तो इस वाले परमाणु को देखें तो इसमें एम वाला जो शेल है ये सबसे बाहर है, इसको कहते हैं ये वैलेंस वाला है। और ये क्यों ज़रूरी है वो हमें धीरे धीरे आगे पता चलेगा। ये क्योंकि जब भी 2 परमाणुओं को कोई एक केमिकल रिएक्शन करना होता है तो केवल बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन ही उसमें काम आते हैं, अंदर वाले हिलते डुलते नहीं है, बाहर नहीं जाते, एक्सचेंज नहीं होते, केवल बाहर सबसे बाहर वाले शेल के आते हैं या जाते हैं। और बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं
उससे डिटरमिन होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा या फिर बाहर से दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। तो ये आगे हम अभी थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ को दिखाना था मेरे को कि जब हम एटम को देखते हैं तो ये भी जो डायग्राम है जो इधर दिख रहा है ये भी बहुत एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये जो अगर इस पूरे सर्कल को एक एटम माने तो बीच में जितनी छोटी बिंदी न्यूक्लियस की है उससे भी कई गुना छोटा एक्चुअली न्यूक्लियस होता है। और ये जो और बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी बिंदियां इधर दिखाई हुई हैं, इतने छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम देख सकते हैं इतनी सारी जगह एटम में केवल खाली स्थान ही है, ये पूरा खाली खाली स्थान है। तो और इनफैक्ट ये इससे छोटा बना नहीं सकते थे किसी चित्र में, इसलिए बनाया नहीं, वरना एक्चुअली जो इसका थोड़ा अंदाजा लगाना है तो ये फुटबॉल का फील्ड है तो उसमें अगर एक कंचा रखा हो तो इतना बड़ा अगर फुटबॉल का फील्ड एटम है तो कंचे जितना बड़ा उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के। और बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो फिर भी बहुत बड़े होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो और भी बहुत छोटे होते हैं, तो दिखेंगे भी नहीं फुटबॉल के फील्ड में, कंचा तो फिर भी दिख जाता है। तो इतनी छोटी चीजें इस पूरे खाली क्षेत्र में अपना परिक्रमा कर रही होती हैं, एंड इससे अंदाजा लग सकता है कि अधिकतर स्पेस तो उसमें खाली ही है एटम की। तो मतलब हमें कई बार ऐसा डायग्राम देखते हैं तो लगता है काफी भरी भरी जगह है, पर ऐसा नहीं है, थोड़ा बस चित्रण के लिए मैंने ये इसलिए इधर डाल दिया। तो किसी भी एटम में हमने जैसे देखा कि अलग अलग नंबर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं। अभी हम एक बारी में केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही देखते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होने वाले हैं। तो अलग अलग जो एटम है जो हमारे धरती पे प्रेजेंट हैं वो अलग क्यों हैं, उसको समझने गए तो देखा कि अरे क्योंकि उसमें अलग संख्या के प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो अलग हैं एक दूसरे से। सो जैसे कि हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अभी न्यूक्लियस को खोल के नहीं दिखा रहे, केवल इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो समझ में जाएगा। तो उसमें केवल एक ही शेल है और उस एक शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस ऐसा जब एक गठन होता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन जैसे बिहेव करता है। उसी समय अगर उसमें एक और मतलब अगर सोचा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन वाले दो हाइड्रोजन अगर एक दूसरे से मिल जाए तो नाभिक में दो प्रोटॉन हो जाएंगे और ऑर्बिटल में शेल में बाहर वो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो एकदम अलग ही पदार्थ बन जाता है जिसको कहते हैं हीलियम। ये अलग ही एक तत्व है। तो हम इधर अब अलग अलग तरह के एटम जो होते हैं वो अलग अलग तत्व बनाते हैं। तत्व को की क्या परिभाषा है कि उन शुद्ध पदार्थों को तत्व कहते हैं जो कि केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। यानी अगर हम अपने हाथ में नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो खैर गैस है, अगर किसी बैग में केवल हाइड्रोजन के एटम्स भरे हुए हैं तो हम कह सकते हैं हाँ ये हाइड्रोजन का तत्व है मेरे हाथ में है, तो अगर बैग हमने पकड़ा हुआ है। या फिर अगर हम किसी लोहे का पीस उठाते हैं और उस लोहे के पीस में केवल लोहे के ही एटम्स हैं, इधर कहीं लोहा नहीं है, सोडियम को ले लें, अगर केवल सोडियम के एटम्स उस टुकड़े में हैं तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास उसका तत्व का सैंपल है। मतलब उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, अब वो प्योर है यानी एक ही तरह के एटम्स उसमें भरे हुए हैं। तो उन चीज़ों को कहते हैं तत्व जिसमें केवल एक ही तरह के एटम्स होते हैं। और एक ही तरीके का होना यानी उन सारे एटम्स के नाभिक में बराबर संख्या के प्रोटॉन्स होंगे। यानी एक उसके एक एटम को देखेंगे तो उसमें भी उतने ही प्रोटॉन्स हैं, उसी सैंपल में से दूसरे एटम को देखेंगे तो उसके भी नाभिक में सेम ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। हम किसी भी एटम के प्रोटॉन के नंबर को गिन के उसकी पहचान करते हैं साइंस में। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के एटम्स और अलग यानी अलग अलग तरह के तत्व हमारे धरती पे प्रेजेंट हैं। उनके कुछ डायग्राम के रूप में ऐसे देख सकते हैं कि अच्छा एक इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन वाला हीलियम, ये हीलियम गैस वो है जो बलून में भरते तो वो ऊपर उड़ जाता है। फिर लिथियम, ये बैटरीज लिथियम आयरन बैटरी में यूज होता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 प्रोटॉन होते हैं। फिर कार्बन बहुत इम्पोर्टेंट एक तत्व है, एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है एटम है। इसको ध्यान से देखते हैं, इसमें अंदर 6 प्रोटॉन हैं और बाहर भी 1 2
3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसका जो हम बाहर सबसे बाहरी वाला अगर इसका शेल देखेंगे तो उसमें दिखता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं। और अगर याद करें बाहर वाले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो मैक्सिमम इसमें आ सकते हैं 8 है ना, क्योंकि 2 फिर ये 8 वाला होता है। 8 का ठीक आधे नंबर के अभी इसमें भरे हुए हैं। इसमें डबल और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, इधर एक और, इधर एक और, इधर एक और इधर एक और। तो ये इसको कहते हैं कि कार्बन की जो वैलेंस शेल है उसमें केवल 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 और समाने की इसमें क्षमता है। तो ये ज़रूरी बात होती है कि इसमें कितनी उस शेल में मैक्सिमम जितने समाये जा सकते हैं उस आधार पे निर्धारित होता है कि वो और इलेक्ट्रॉन्स को लेगा कि देगा, है ना। इसको हम थोड़ा और डिटेल में आगे भी देखेंगे, लेकिन कार्बन को हम बहुत ध्यान से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं आगे, तो उस पर अभी मैं ध्यान आकर्षण कर रही थी। फिर नाइट्रोजन भी कार्बन की तरह उसका भी बैलेंस शेल एल वाला शेल ही होता है, लेकिन इसमें बस 5 बाहर होते हैं, 5 बाहर 2 अंदर, तो 7 हो गए और 7 प्रोटॉन। ऐसे हम देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हाँ अलग अलग पदार्थों के। लेकिन अगर हम ध्यान दें एक तरीके से तो ये जो लास्ट कॉलम के जो एटम्स हैं इसमें एक एक जो एटम है उसका, जैसे ये फर्स्ट वाला देखें हीलियम, फिर नियॉन और फिर आर्गन, ये 3 के एग्जाम्पल देखें। हीलियम में केवल 1 शेल है, नियॉन में केवल 2 शेल हैं और आर्गन में 3 शेल्स हैं। और इन सब में क्या कॉमन चीज़ है कि इसमें जो इनका सबसे बाहरी वाला शेल है वो पूरी तरीके से भर चुका है। अब इसमें कुछ और ऐड होगा, ओहो इसमें कुछ और ऐड होगा तो अब उसे एक और शेल खोल के ही उसे ऐड करना पड़ेगा। तो इनके जो वैलेंस शेल हैं वो भर चुके हैं। इसमें के वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, तो 2 ही हैं इसमें। एल वाले शेल में केवल 8 ही समा सकते हैं, इसमें 8 के 8 आए हुए हैं। इसमें 18 आ सकते हैं, तो 18 के 18 हैं। 2 4 6 इसमें हमने दिखाया नहीं क्या, पर हाँ इधर 18 हैं। इधर हमने ड्रॉ नहीं करे हैं पूरे, पर एनीवे ये जो लास्ट कॉलम में पीरियोडिक टेबल भी हम देखेंगे, इनके जो बाहर वाला शेल है वो पूरा का पूरा भरा रहता है। और ये जो फर्स्ट कॉलम है उसमें देखेंगे तो केवल जो फाइनल शेल जो उनका जो लास्ट बैलेंस वाला शेल है उसमें केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे हाइड्रोजन में भी उनके वैलेंस शेल में केवल 1 है, लिथियम में भी उनका वैलेंस शेल अब दूसरा है एल, उसमें भी केवल 1 ही है। और इधर एम को देखेंगे तो इसमें भी केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो ये क्यों ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अब इस ये वाला जो फर्स्ट कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको अगर कहीं पे रिएक्शन करना होगा तो उनके लिए ज़्यादा आसान है अपने इलेक्ट्रॉन को देना रादर देन इलेक्ट्रॉन को लेना, क्योंकि इनके पास केवल उनके वैलेंस शेल में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसे आराम से दे सकते हैं और वो उन्हें दे देते हैं। और उन पर फिर इलेक्ट्रॉन खो देने के कारण पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो +1 चार्ज हो जाते हैं। और जबकि ये लास्ट से एक हटके अगर देखें, इन सारे पदार्थों में केवल एक उनका जो वैलेंस शेल है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है पूरा होने के लिए। तो उसके लिए ज़्यादा वो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करना चाहता है, तो उसके लिए वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यानी इसमें फ्लोरीन है, फ्लोरीन में बाहर वाले जो एल शेल है उसमें 8 आने चाहिए लेकिन केवल 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इधर एक और इलेक्ट्रॉन समाने की जगह है शेल में, तो वो उसको ढूंढते रहेगा, वो ले लेगा। तो सबसे ज़्यादा तैयार रहेंगे रिएक्ट करने के लिए ये वाले जो केवल 1 लेने के लिए रेडी है और जो केवल 1 देने के लिए रेडी हैं। ये जल्दी से रिएक्ट कर देंगे, स्पेशली एक दूसरे से जल्दी से रिएक्ट कर लेंगे और एक केमिकल कंपाउंड बना देंगे। वो हम फिर से देखेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड। हम जब नमक खाते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड कहलाता है। उसमें सोडियम और क्लोरीन एक साथ यौगिक पदार्थ बनाए हुए रहते हैं
क्योंकि सोडियम का जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन ले लेता है और ये दोनों एक दूसरे से फिर जुड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही मिसिंग था तो उसने एक ये सोडियम से ले लिया। तो इस तरीके से ये जो सेकेंड लास्ट कॉलम है जिसमें केवल एक मिसिंग है और जो फर्स्ट कॉलम है जिसमें केवल एक एक्स्ट्रा है, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। और जो लास्ट कॉलम है जिसमें वैलेंस शेल एकदम भरे हुए हैं, अब ये काफ़ी स्टेबल है, तो ये बिल्कुल बहुत ही कभी भी रिएक्ट तो बहुत ही मुश्किल से करते हैं। इनके आपको कॉम्पाउंड्स नहीं मिलेंगे। हीलियम आपको हीलियम के रूप में ही मिलेगा, नियॉन नियॉन के रूप में ही मिलेगा, जबकि सोडियम आपको अकेला कभी सोडियम मिलना बड़ा मुश्किल है। आपको सोडियम किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन किए हुए किसी कॉम्पाउंड के रूप में मिल जाएगा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक उसका एक एग्जाम्पल है, सॉल्ट के रूप में मिल जाएगा, क्योंकि वो खाली रह ही नहीं सकता, उसके लिए इतना आसान है रिएक्ट कर जाना। तो ये है ज़्यादा स्टेबल। और जितना आप बीच की तरफ जाते हैं मतलब ये बाहर बाहर वाले जिसमें केवल एक एक्स्ट्रा या केवल एक मिसिंग है वो बहुत रिएक्टिव है, और बीच की तरफ आते हैं जैसे कार्बन था, इसमें जितने ले सकता है वो उतने ही दे सकता है। तो ऐसा नहीं है, वो नियॉन जितना स्टेबल नहीं है, लेकिन वो लिथियम और फ्लोरीन जितना रिएक्टिव भी नहीं है। तो ये अब अपने इलेक्ट्रॉन देगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा, कैसे और चीज़ों से जुड़ेगा, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा स्पेशल होता है, और इसलिए हम अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु दिखते हैं वो सब के सब कार्बन के ही अलग अलग कंपाउंड से बने हुए हैं, क्योंकि ये कार्बन एक थोड़ा स्पेशल तरीके से बिहेव करता है। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो अगर हाँ, ये थोड़ा सा जिस नज़रिया है कि अलग अलग हमारी धरती पे पाए जाने वाले कितने अलग अलग एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाई हुई है। ये फर्स्ट कॉलम है जिसमें केवल एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है वैलेंस शेल में। ये लास्ट कॉलम है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे भरे रहते हैं, और ये सेकेंड लास्ट है जो काफ़ी रिएक्टिव रहते हैं क्योंकि इनमें केवल एक मिसिंग रहता है। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये थोड़ा नज़रिया, इसमें लगभग 118 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है? अगर मतलब किसी को मतलब समझ में मतलब ये ऑलरेडी पता है या फिर मैं इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं आगे चले जाऊंगी, बट मुझे लगता है कवर मतलब ये डेफिनेटली पता होना चाहिए आगे की बात समझने के लिए कि जो रासायनिक मतलब रासायनिक अणु है वो कैसे बनते हैं, एक प्रश्न था। तो सबसे पहले सबसे सिंपल सबसे छोटे अणु कैसे बनते हैं, यानी परमाणु जो होता है, एक परमाणु, वो सबसे छोटा अगर कोई अणु बनाएगा तो 2 परमाणु का अणु बन जाएगा। वो क्योंकि 2 अलग अलग प्रकार के या फिर 2 एक ही प्रकार के परमाणु एक दूसरे से जुड़ गए, वो उसको कहते हैं अणु। और अगर वो अणु 2 परमाणु के भी बने हो सकते हैं और बड़े से बड़े अणु तो हजारों परमाणुओं के भी बने हो सकते हैं। तो वो कैसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, क्यों कुछ तरीके के परमाणु होते हैं केवल छोटे अणु बनाते हैं, कुछ तरीके के परमाणु लंबे लंबे बड़े बड़े अणु बना पाते हैं, उसको हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो रसायन को समझने के लिए, अब ये रसायन एक शब्द है हिंदी का और केमिकल शब्द है इंग्लिश का। तो इंग्लिश के शब्द केमिकल को अगर समझना चाहें तो उसे कहते हैं केमिकल जिसकी केमिकल कॉम्पोजिशन यानी रासायनिक संरचना एक जैसी हो। यानी आपने कोई पदार्थ लिया, कुछ भी मटेरियल लिया, उसको आप जांचने गए तो उसके सारे की सारी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो एक जैसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके अंदर जितने पदार्थों से वो बना, जितने तरह के परमाणुओं से वो बना हुआ है, उन सबको नापने जाओगे तो फॉर एग्जाम्पल आपने सॉल्ट लिया है ना, सोडियम क्लोराइड है, वो सोडियम से बना होता है, क्लोरीन से बना होता है। अब उसको आप नापने जाओगे कि कितना सोडियम है और कितना क्लोरीन है, तो आप चाहे उसका 1 ग्राम में नापो, चाहे 100 ग्राम नापो, चाहे उसका 1 किलो नापो, आप पाओगे कि जो सोडियम और क्लोरीन की जो रेशियो है, क्या कहते हैं रेशियो को, कि मतलब जैसे 1 गुना सोडियम तो 1 गुना क्लोरीन, ये बराबर बराबर रेशियो रहता है उसमें। तो ये जो रेशियो है वो आपको 1 ग्राम के सैंपल में भी वैसा ही मिलेगा, 2 ग्राम के सैंपल में भी, 100 ग्राम के सैंपल में भी, 1 किलो के सैंपल में भी। तो हम कह सकते हैं कि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन यानी रासायनिक संरचना बराबर सेम है, एकदम सतत वैसी की वैसी है।
तो उसका हाँ द्रव्यमान समान अनुपात में होता है, तो उसको कहते हैं हम केमिकल। तो जैसे पानी है, उसमें क्या अनुपात रहता है, 1 ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन हमें मिलते हैं। तो आप पानी कहीं से भी ले लो, कितना भी ले लो, उसको आप नापोगे हाइड्रोजन, उसके हाइड्रोजन और उसके ऑक्सीजन को, तो यही मिलेगा हमेशा कि अगर एक जितने ऑक्सीजन मिलेंगे उससे डबल हाइड्रोजन मिलेंगे। और उसके वेट को नापने जाएंगे तो हाइड्रोजन बाय वेट जितना भी है और ऑक्सीजन बाय वेट जितना भी है, उसका अनुपात बराबर मिलेगा। यानी अगर एक ग्लास पानी का देख रहे हो उसमें भी अनुपात बराबर है, एक टब में देख रहे हैं तभी भी बराबर है, समुद्र में देखेंगे तभी भी बराबर है। तो इसलिए हमें पता चलता है कि वो रसायन है। और रसायन प्योर एक ही तरह के एटम्स को भी अगर हम देखेंगे तो भी वो रसायन कहलाता है, क्योंकि उसमें भी जैसे अगर केवल आयरन 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 के एटम्स एक साथ इकट्ठे हुए हुए हैं तो भी वो बराबर, मतलब एक ही चीज है तो उसका तो अनुपात एक ही है, तो वो भी एक तरीके से रसायन ही कहलाया जाता है। लेकिन अधिकतर जब हम रसायनों की बात करते हैं तो वो एक से अधिक तरह के परमाणुओं से बने हुए रसायनों की बात कर रहे होते हैं अधिकतर। पर रसायन उसको भी कहा जाता है जो कि प्योर एलिमेंट्स होते हैं, केवल एक तरीके के परमाणु। जैसे ये आयरन होता है Fe वाला, और आयरन के टुकड़े में जैसे लोहा का टुकड़ा अगर प्योरली किसी ने बनाया हुआ है तो उसमें आयरन के एटम्स इस तरह से अरेंज रहते हैं, एक आयरन का एटम इधर, एक आयरन का एटम इधर, ऐसे ऐसे करके इकट्ठे रहते हैं वो। तो इसको कोई गिनने जाएगा तो वो भी पाएगा कि अच्छा ये तो पूरे टाइम पूरा का पूरा आयरन ही है, ये भी रसायन है। लेकिन NaCl सॉल्ट को कोई देखेगा तो अच्छा एक क्लोरीन एक सोडियम, एक क्लोरीन एक सोडियम, एक क्लोरीन एक सोडियम, इस तरीके से वो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। तो अब इसको थोड़ा देखते हैं। इसमें उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है उसके 4 प्रकार को हम मोटा मोटा स्टडी करते हैं। सबसे कॉमन जो 4 प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग यानी किस तरीके से रसायन में किस तरीके से परमाणु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाते हैं इस तरीके से कि अब उन्हें अलग करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अगर इसे देखें, सबसे पहला तरीका है जिसको कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। उसमें वो वैलेंस शेल वाली बात काफी काम में आती है। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 समाये जा सकते हैं लेकिन केवल 7 होते हैं, तो इसको अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और सोडियम का जो वैलेंस शेल होता है उसमें केवल एक एक्स्ट्रा होता है अपने वैलेंस शेल में, आउट ऑफ 8 उसके पास केवल एक होता है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, अपने बैलेंस शेल को कंप्लीट करने की इनमें एक चेष्टा दिखने को मिलती है कि सोडियम को लगता है कि अच्छा मैं एक को छोड़ दूंगा तो मेरा जो पिछला वाला बैलेंस शेल था वो तो कंप्लीट था, मैं वापस कंप्लीट बैलेंस शेल में आ जाऊंगा। तो वो एक मतलब ऑफ कोर्स वो सोच नहीं रहा है, पर ऐसा दिखता है कि वो ज्यादा तत्पर रहते हैं छोड़ने के लिए। ये भी कहीं ना कहीं भूखे और अजीर्ण से मैच करता है, लेकिन जो बाबा भूखा अजीर्ण की बात कर रहे हैं वो सेम चीज नहीं है, वो एकदम ही अलग फिनोमिनन है। तो उसको इधर इससे नहीं कंफ्यूज करना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन्स के आने जाने की बात है। और भूखा अजीर्ण जब बस नाभिक के अंश आते जाते हैं तो पूरा का पूरा परमाणु ही बदल जाता है। अभी सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, है ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इधर, और इधर वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है उसमें अब 7 + 1 8 हो जाते हैं, और सोडियम का जो वैलेंस शेल है वो 1 निकल गया। तो अब मतलब वो तीसरे वैलेंस शेल में से 1 निकल गया, तो अब केवल 8 बच जाते हैं। तो अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, लेकिन ये अभी भी क्लोरीन है, ये अभी भी सोडियम है। अगर इन दोनों को अलग करें किसी विधि से तो हमारे को क्लोरीन और सोडियम ही मिलेंगे। जबकि जो भूखा अजीर्ण की जब हम बात करते हैं तो उसमें परमाणु में ही परिवर्तन हो जाता है, वो सोडियम सोडियम ही नहीं रहेगा, उसने अगर अपने कुछ अंश दे दिए तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। इलेक्ट्रॉन के आने जाने से परमाणु का जो आइडेंटिटी है वो नहीं बदलती। जैसा कि हमने पहले देखा था कि परमाणु को पहचाना जाता है उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं उससे। तो क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक ले लिया है, अब ये एक तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो अब इस परमाणु में क्योंकि एक परमाणु जो नॉर्मल परमाणु है उससे एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए अब इसे परमाणु नहीं कहते हैं, इसे अब कहते हैं आयन।
जब भी किसी परमाणु पे कोई चार्ज लग जाता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसको आप कहते हैं आयन, ION, आयन। इसलिए इसका नाम है आयोनिक बॉन्डिंग। और क्लोरीन में अब एक नेगेटिव चार्ज लगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने से, तो ये नेगेटिव आयन हो गया है। तो ये इस तरीके से, ये फिर क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये साथ में जुड़े रह जाते हैं। तो ये एक तरीके का बॉन्डिंग का तरीका है एटम्स का। दूसरा तरीका है, जैसे कार्बन को हम देखते हैं, जो हमने देखा था उसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और 4 ही समाने की भी गुंजाइश थी। तो वो ना तो देते हैं ना लेते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देते हैं। तो जैसे हर एक कार्बन एटम अपने वैलेंस शेल को पूरा करने के लिए उसे 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो वो और चीज़ों से एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके ले सकते हैं। जैसे अगर उसने एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर दिया, दूसरे कार्बन से शेयर कर लिया, तो अब उसके पास हो गए 1 2 3 4 5। इधर से उसने एक और कार्बन से शेयर कर लिया, अब इधर से वो एक और कार्बन से और इधर से एक और कार्बन से भी शेयर कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे तरीके का बॉन्डिंग हो जाता है, जिसमें वो अब जितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स को किसी और परमाणु से शेयर करके ले लेते हैं, और इसलिए वो जुड़े रह जाते हैं, क्योंकि वो अब कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर करें। अगर ये कार्बन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो ये कार्बन भी इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तभी वो लोग इस संबंध में आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसी को मिल रहा है, इसको भी चाहिए था, वो भी इससे ले रहा है। तो ये होता है, इस तरीके के बॉन्डिंग को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। फिर ये बाकी दोनों उतने इम्पोर्टेंट नहीं है अभी हमारे लिए, तो उसको जानने की जरूरत नहीं। ये फिर भी थोड़ा सा है कि जैसे पानी का मॉलिक्यूल होता है, ये होती है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती ये, क्योंकि ये हम देख रहे थे अभी तक अणु के परमाणु के बीच में बॉन्डिंग होके अणु कैसे बनता है। लेकिन यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि 2 अणु हैं, इन 2 अणु के बीच में थोड़ा सा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी नहीं है, लेकिन इनको ये एक साथ अपने पास पास रहेंगे। एक तरीके से उनका एक दूसरे के पास रहने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे पानी का एटम देखें, उसमें एक ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये ऑक्सीजन एटम थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये क्योंकि ये ऑपोजिट चार्ज के हैं, हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर ऑपोजिट है तो वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए पानी को जब हम देखते हैं तो उसमें पानी के सारे अणु जो होते हैं वो एक दूसरे के पास पास चिपके रहना चाहते हैं, क्योंकि एक पानी के अणु का दूसरे पानी के अणु से एक खिंचाव बना रहता है, यानी इसके हाइड्रोजन का इसके ऑक्सीजन से खिंचाव बना रहता है। तो वो अलग अलग होके नहीं रहते, वो एक दूसरे से एक तरीके से हाथ पकड़ के रहते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, क्योंकि मतलब अणुओं को भी एक साथ रहने के लिए ये के पीछे ये थोड़ा इस तरीके का कारण भी रहता है। कुछ अगर इसमें कंफ्यूजिंग ज़्यादा लग रहा हो या ज़्यादा इंफॉर्मेशन लग रहा हो तो पूछ सकते हैं। सब म्यूट में तो मेरे को अंदाज़ा नहीं लग रहा कि बहुत तेज नहीं एकदम ठीक जा रहे हैं। और जो अभी पानी वाला एग्जांपल था वो ऐसा क्लियर हो रहा है कि जैसे हम पानी की 2 बूंद को जमीन पे कभी कभी देखते हैं या प्लेट में देखते हैं, तो वो तो अपने अपने एकदम बांध के रहे रहते हैं, और हम उन 2 बूंदों को अगर पास पास लेके जाते हैं तो फिर भी वो अभी जुड़े नहीं है ना दोनों बूंद, पर वो एकदम अपने आप को बांध के रखे हुए हैं। पर वो जैसे ही जुड़ जाते हैं तो फिर वो एक नया बूंद जो बन जाता है वो भी एकदम अपने आप को बांध के रखता है। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल वाला कुछ बता रहे थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। उसमें और भी बहुत सारी चीजें काम करती हैं, ये तो केमिकल मतलब चार्ज के लेवल की चीज है। कुछ कुछ थोड़े थोड़े और भी उसमें वो रहते हैं, मतलब फोर्सेस काम कर रही होती हैं। लेकिन हाँ, मोटा मोटा इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि वो एक साथ, मतलब वो अलग अणु होते हुए भी एक दूसरे से चिपकने की कोशिश जो करते हैं, एकदम वैसे ही है। बिल्कुल। तो हम ये इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमें समझना है कि ये रसायन बनते कैसे, धरती पे कैसे बने होंगे, ये हमारा मेनली क्वेश्चन है ना। तो ये उनके छोटे छोटे अणु बनने का तरीका हमने अभी देखा है कि अच्छा, एक कार्बन 4 चीजों से जुड़ सकता है, एक सोडियम और क्लोरीन एक एक चीज से जुड़ सकता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आना या जाना है।
तो वो एक चीज से जुड़ सकता है। और मतलब ये सब ये एक उसका अणु है, ये दूसरा अणु है, ये तीसरा अणु है, इसमें बहुत सारे अणु एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं, बस ऐसा दिखा रहे हैं ना। अणु केवल ये इन दोनों का पेयर ही है ना। ये एक अणु, फिर ये दूसरा अणु। तो सोडियम क्लोराइड का एक अणु में बस एक सोडियम होता है और एक क्लोरीन होता है। तो ये छोटे छोटे अणु हैं। तो धरती पे शुरुआत जब हुई तो छोटे छोटे अणु बनने में बहुत आसानी मतलब रहती है। मतलब क्योंकि स्पेशली जो रिएक्टिव चीजें हैं जो हमने देखा था फर्स्ट कॉलम में जो मिलती हैं, जिनमें केवल एक एक्स्ट्रा है या केवल एक मिसिंग है, वो तो बहुत आसानी से थोड़ी सी गर्मी मिलेगी या थोड़ा सा एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो रिएक्ट कर जाएंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल है कि जैसे हम लोहे को देखते हैं, कितनी जल्दी से जंग खा सकता है ना, कितनी आसानी से जंग खा लेता है। थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी हवा और जंग लग जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता कि स्पेशल एनवायरनमेंट हो, स्पेशल कंडीशंस हो तभी हो। बस ऑक्सीजन होना होता है, मॉइस्चर होना होता है और जंग लग जाता है लोहे पे। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और क्योंकि वो काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए दोनों के दोनों ऑक्सीजन भी और आयरन भी, इसलिए उस पर वो लग जाता है जंग। मतलब वो बदल बेसिकली आयरन अब केमिकली रिएक्ट करके दूसरे अणु में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो फेरस ऑक्साइड हो जा रहा है। तो उसको कहते हैं जंग। वो जंग लग नहीं रही है, वो आयरन जो था वो बदल गया, वो परमाणु से अणु रूप में आ गया और ऑक्सीजन के साथ मिलके। तो ऐसे जो छोटे छोटे अणु थे जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनके तो कॉम्पाउंड्स बनना धरती पे बहुत आसान थे। तो बस टाइम की बात थी, बहुत सालों तक ये बनते रहे अलग जगहों पे जो भी पदार्थ मिले उनमें से वो अलग अलग छोटे छोटे ये वाले कॉम्पाउंड्स बन रहे थे। लेकिन हम अब जो ये छोटे वाले कॉम्पाउंड्स होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव वाले भी होते हैं, वो जल्दी बन भी जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं तो मतलब उनसे मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बन सकती, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लेना देना है ना। अब तो उसका भर गया, अब उससे लंबी लंबी चीज़ें थोड़ी ना बना सकते हैं, हमको बस इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे लोहे की और लोहे और प्लास्टिक में डिफरेंस यही है कि लोहा बहुत सारे लोहे के बहुत सारे कणों से जुड़ के बना है, एक तरीके से जैसे मिट्टी को इकट्ठा कर दिया हो। और वो बस मिट्टी हार्ड है। लेकिन जो प्लास्टिक है वो लंबे लंबे अणुओं से बना है, इसीलिए फिर वो उसमें कुछ तरीके का मतलब चाहे प्लास्टिक हो, तेल हो, हमारी चमड़ी हो, जो भी हो, बहुत सारे थोड़े डायनामिक तरीके के अणुओं से बने हैं, जो कि केवल छोटे छोटे कण नहीं है, लंबे लंबे अणु हैं, चेन की तरह, शीट की तरह। इतने सारे परमाणुओं से बने हुए अणु हैं कि उनसे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। तो ऐसा समझ सकते हैं कि हम रेत के टुकड़े और किसी घास, इन दोनों चीजों से मतलब रेत से कितना कुछ बना सकते हैं, और घास जो लंबी एक धागा है उससे कितनी चीजें बना सकते हैं। और फिर रेत का टुकड़ा, घास और साथ में हम चद्दर, चद्दर से कितनी और चीजें बना सकते हैं, क्योंकि चद्दर में मतलब बहुत सारी चीजें शीट की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। घास में बहुत सारी चीजें एक रस्सी की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जबकि जो रेत का कण है वो केवल एक छोटा सा पार्टिकल है। तो उनको जोड़े रखना और कुछ और बड़ा बनाना थोड़ा और मुश्किल है। तो अब हम देखते हैं हमारे को जो रसायन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे को देखना है कि हम मतलब कोशिकाएं कैसे बन रही हैं उन रसायनों से। तो धरती में अभी ध्यान रखने की बात है कि धरती में सिंपल सिंपल जो ये छोटे छोटे कॉम्पाउंड्स थे वो तो बनते रहे, लेकिन कुछ बड़ा लंबा बनने के लिए कुछ स्पेशल चीजें चाहिए थी, जो कि तब नहीं थी। अब एक्चुअली अधिकतर जो हमारे पौधों में, जानवरों में, कोशिकाओं में जो पदार्थ बनते हैं और जो उनके लिए चाहिए होते हैं, वो और पौधों और कोशिकाओं से बन के ही आते हैं। हम पत्थरों से बस थोड़ा बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली जो हमारे को जैसे प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, वो और कोशिकाएं ही बनाती हैं और उनको हम वैसा का वैसा खा लेते हैं। जैसे पौधे बनाते हैं और पौधों के लिए कुछ चीजें, कुछ बैक्टीरिया बनाती हैं, कुछ फंगस बनाते हैं। बेसिकली एक तरह की कोशिका कुछ प्रोड्यूस करती है और वो दूसरी तरीके की कोशिका उसका उपयोग कर लेती है। लेकिन फिर ये प्रश्न बनता है कि अच्छा, ये अभी तो सारी कोशिकाएं एक दूसरों के लिए बनाती हैं, लेकिन सबसे पहले जब बने होंगे तो किसने उसके लिए बनाया होगा? जैसे कि अभी तो सारे मानव और मानवों से ही पैदा होते हैं,
लेकिन पहला मानव जब आया होगा तो उसको किसने पैदा किया होगा, इस तरह की बात है ये केमिकल के स्तर पे भी। तो अभी हम उसको देखते हैं कि ये कहाँ से आया होगा, उसकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है। अभी तक हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, अब हम मूव करेंगे बायोलॉजी की तरफ। तो बायोलॉजी को समझने के लिए थोड़ी केमिस्ट्री फिजिक्स की ज़रूरत थी, तो वो हमने अभी कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब हमारे को थोड़ा समझना है कि ये एवोल्यूशन कैसे हुआ है ना। सारे पदार्थावस्था, केमिकल्स और मिट्टी, पत्थर, इस सब से हमारे जैसे पेड़ पौधे, जीव जानवर कहाँ से आए। तो उसको अगर हम देखने जाएंगे तो अपनी कोई भी क्या कहते हैं प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था की चीज़ों को देखेंगे तो समझ में आता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, एक्चुअली ऑर्गेनिज्म के ऊपर इकोसिस्टम था, पर अभी हम उसमें नहीं जा रहे। सबसे बड़ी चीज़ ऑर्गेनिज्म हो गई, यानी पूरी के पूरा जो एक क्या कहेंगे ऑर्गेनिज्म को, पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल। तो जैसे मानव हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है। तो ये हो गया ऑर्गेनिज्म। उसको और ध्यान से देखने जाएंगे तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स से बना है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है हमारे अंदर, है ना, मानव के अंदर। उसमें पेट भी होता है, ये ईसोफेगस भी होता है, लिवर भी होता है, इंटेस्टाइन्स भी होती हैं, मुंह भी होता है। बहुत सारी चीज़ें मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं और वो केवल एक काम को पूरा करते हैं। सिमिलरली हर हर ऑर्गेनिज्म में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के ऑर्गन सिस्टम्स अलग अलग काम पूरा कर रहे होते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स किस चीज़ से बने होते हैं वो देखने जाते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गन से बने होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो, उसमें एक ऑर्गन है स्टमक, दूसरा ऑर्गन है इंटेस्टाइन, तीसरा ऑर्गन है लिवर, चौथा ऑर्गन है पैनक्रियास, पांचवा ऑर्गन है टंग, सलाइवरी ग्लैंड। ये सारे अलग अलग ऑर्गन हैं और एक एक ऑर्गन को भी समझने के लिए उसका अपना अध्ययन करना पड़ता है। जैसे नर्वस सिस्टम है जो जो हमारे ब्रेन और बहुत सारी चीज़ों से बना होता है, वो पूरा का पूरा सिस्टम, तंत्र एक साथ काम कर रहा है, लेकिन उसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो उसका ब्रेन केवल एक ऑर्गन है, बाकी स्पाइनल कॉर्ड दूसरा ऑर्गन है, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई ये नर्वस टिश्यू और एक और तरीके का ऑर्गन है। तो ऑर्गन सिस्टम्स बने होते हैं ऑर्गन से। सिमिलरली ये पौधों में भी ऐसे होते हैं, उसमें भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। उनके नाम से हमें परिचय ज़्यादातर नहीं रहता, इसलिए मैं नाम नहीं बता रही, अभी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। पर वो भी ऑर्गन सिस्टम से बने होते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स भी ऑर्गन से बने रहते हैं। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी ना अलग अलग तरह के टिश्यू रहते हैं। सो नर्वस टिश्यू में भी कुछ तो होते हैं हमारे नर्व सेल्स, ये जैसे न्यूरॉन जिन्हें कहते हैं, जो ऐसे दिखते हैं। लेकिन इनके साथ साथ काम करते हुए ब्रेन में ही और भी तरह के सेल्स मिल जाते हैं, और ये सारे सेल मिला के बेसिकली कुछ इस न्यूरॉन को काम करने में हेल्प कर रहे होंगे। तो उन सबको मिला के कहते हैं टिश्यू। ये पूरे के पूरे अलग अलग तरीके के सेल्स जो किसी ऑर्गन में कोई एक पार्ट को संभाल रहे होते हैं, एक काम को संभाल रहे होते हैं, उसको कहते हैं टिश्यू। और जैसे कि हमारे पास भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के टिश्यू हैं, वैसे प्लांट्स में भी अलग अलग तरीके के टिश्यू रहते हैं। उसको और ध्यान नीचे देखने जाएं तो टिश्यू भी अलग अलग तरीके के सेल्स से बने होते हैं। तो जैसे हमारा जो नर्व टिश्यू है उसमें एक उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है नर्व सेल, न्यूरॉन, जो ऐसा दिखता है, इसको हम आगे भी देखेंगे। लेकिन साथ में और भी तरीके की चीज़ होती है, उसमें कुछ खून के सेल्स भी होते हैं और कुछ फैट के भी कुछ संभालने वाले सेल्स रहते हैं, उसको स्ट्रक्चर देने के भी सेल्स रहते हैं उसके टिश्यू में। लेकिन उसके टिश्यू के एक एक सेल को देखने जाएं तो वो कुछ अलग अलग उनका शेप रहता है। न्यूरॉन जैसे फॉर एग्जांपल उसका शेप कुछ ऐसा रहता है। सिमिलरली जो प्लांट के भी टिश्यू होते हैं, एक ही काम करने वाले अलग अलग सेल्स, वो टिश्यू हो गया। अब उनके वो भी एक एक सेल को देखेंगे तो एक सेल ऐसा दिखता है। सेल के भी अंदर देखेंगे तो, खैर अभी तो हम सीधा उसको देखेंगे सेल किस चीज से बना है। वो अलग अलग अणु एक साथ मिलके इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अणु 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 अलग अलग प्रकार के जुड़ के सेल का, फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे जो बाहर की एक झिल्ली होती है, सेल वॉल बनाएंगे, अंदर का न्यूक्लियस बनाएंगे, अणु मिलके बना रहे होते हैं। और अणु को अगर हम देखें, जैसे ये एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है अणु का, जिसमें बीच में एक बड़ा सा एक परमाणु है, उसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे 1 2 3 4 दिख रहे हैं, 4 छोटे वाले परमाणु उससे जुड़े हुए हैं, मिलके एक बड़ा अणु बना रहे हैं।
तो ये एक तरीके का अणु है जिसमें 1, 2, 3, 4 और ये 5 परमाणु मिलके जुड़े हुए हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के अणुओं से कोई भी सेल बनता है। और ये अणु किससे बने होते हैं? ये अणु हमें पता है कि इनका जो एक छोटा पार्ट है वो है एटम। ये सब एटम से बने होते हैं। और सबसे छोटा, सबसे बेसिक यूनिट किसी भी सिस्टम का, उसे क्या कहते हैं? एटम। और हमें ऑलरेडी पता है कि एटम जो है उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अंदर की तरफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन। ये नाम विज्ञान के दिए गए हैं और इनका नाम का अर्थ पूरा उनके चार्ज से जुड़ा हुआ है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। पर ये परमाणु के स्तर पे बेसिक यूनिट कहते हैं व्यवस्था की मतलब साइंस में भी उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल मैटर। और दर्शन में तो हम कह ही रहे हैं, उसके तो ऊपर हमने पूरा अभी चैप्टर ही पढ़ा है। तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं, हमने अभी तक देखा ये 2 स्टेप्स देखे हैं। अब हमारे को ये 2 स्टेप्स को थोड़ा समझने की जरूरत है। शायद ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गेनिज्म से तो हम काफी कुछ परिचित हैं ही, और अभी हमारे संदर्भ में भी नहीं आया है, तो इसको अभी हम नहीं करने वाले। हम ये टिश्यू और सेल को थोड़ा समझेंगे, कैसे ये मॉलिक्यूल से बनते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या चलता है इनमें। तो ये हमें समझना है। पर अभी हमने जर्नी इधर तक ही करी है, मॉलिक्यूल तक करी है। तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो सेल को देखें तो सेल अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन उन्हें 2 मोटे मोटे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सेल का बेसिकली मीनिंग इतना ही होता है कि एक बाहर की एक झिल्ली के अंदर अंदर कुछ प्राण सूत्र का रहना, अगर ऐसा कुछ मिला तो उसको कहेंगे कि ये सेल है। तो ये बाहर, और ये सेल तभी भी कहलाएगा जब ये, क्योंकि प्राण सूत्र का काम ही यही है, अपने जैसे और सेल्स को पैदा कर सकता है, अपने में से ही इस प्राण सूत्र को यूज करके अपने जैसे औरों को पैदा कर लेगा, तो उसको कहेंगे सेल। और ऐसे बहुत छोटे छोटे, बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। उसमें से 2 मोटी मोटी कैटेगरीज हैं वो, जिनका जो प्राण सूत्र है वो ऐसे ही उसके बीच के जो मतलब उसका एक तो बाहर का रैपर हो गया, बाहर की कवरिंग हो गई, एनवेलप हो गया, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ लिक्विड रहता है, कुछ फ्लूइड रहता है, जिसके अंदर ये बाकी सारी चीजें तैरती हैं। तो जो प्राण सूत्र है, अगर वो उसी तरह जो अंदर का तरल पदार्थ है उसमें बस ऐसा खुला सा तैर रहा होता है, तो उसको कहते हैं बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल। और अगर वो जो प्राण सूत्र है वो एक अच्छे से अलग से पैकेज में रैप्ड है, सेल के अंदर भी अलग से पैकेज में रैप्ड है, जिसको कहते हैं, वो पैकेज को नाम देते हैं न्यूक्लियस, तो उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। हमें अधिकतर यूकैरियोटिक सेल से ही परिचय है, क्योंकि हम सबके शरीर, पेड़ पौधों के शरीर, जीव जानवरों के शरीर सब इसी तरह के सेल से बने हुए हैं। लेकिन ये भी जानने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में अधिकतर जितने मतलब सबसे ज्यादा सेल्स को अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार के मिलते हैं, बैक्टीरिया टाइप के। इनफैक्ट हमारी बॉडी में भी अधिकतर जो हम अपने सेल्स जिन्हें कहते हैं ना, हमारी बॉडी के अपने सेल्स कम हैं, और बैक्टीरिया जो उसमें रहती हैं उनके सेल्स ज्यादा, बैक्टीरिया ज्यादा है और अपने सेल्स कम है मात्रा में देखें तो। और अपनी बॉडी में ही इतना है, तो धरती पे तो डेफिनेटली बैक्टीरिया बहुत 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 ज्यादा नंबर में है, बहुत ज्यादा संख्या में है, और उनके प्रकार भी बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू ये यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें न्यूक्लियस रहता है। और ये भी हमें पता चलता है कि सबसे पहले जब कोई सेल पैदा हुआ, कोई कोशिका बनी, तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा आसान है बनाना, है ना, बिना झिल्ली के, सिंपल सी चीज है, बाहर एक रैपर और अंदर तैरता हुआ प्राण सूत्र, ये ज्यादा आसान है कंपेयर टू ये वाला जिसमें बाहर का भी रैपर है, अंदर की भी एक एक चीज रैप्ड है ना, अलग अलग अपने मेम्ब्रेन से ढकी हुई हैं। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले सिंपल ही बना होगा, फिर वही थोड़ा और इम्प्रूव हो के कॉम्प्लेक्स की तरफ गया। तो जब हम सबसे पहला कोशिका कैसे बनी होगी उसको समझने जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया को ही हम देखते हैं। बैक्टीरिया और तरीके के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल यानी एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म। हम सिंगल सेल नहीं है, क्योंकि हमारा तो पूरा शरीर बहुत सारे सेल्स से मिलके बना है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो केवल एक सेल से बने होते हैं। उनमें भी जो बैक्टीरिया टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी उनका प्राण सूत्र ढका हुआ नहीं रहता,
ऐसे ही अंदर के साइटोप्लाज्म, अंदर का जो लिक्विड होता है उसको नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म। उसमें ऐसे ही तैर रहा होता है, उसको देखेंगे ये कैसे बना होगा। ये सबसे सिंपल तरीके का सेल है। तो उसको समझने के लिए पहले देख लेते हैं मोटे मोटे क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सेल के, सबसे सिंपल सेल के भी। तो ये तो थोड़ा फैंसी वाला बैक्टीरिया है, उसमें केवल एक झिल्ली नहीं है बाहर, झिल्ली के ऊपर थोड़ा एक हार्ड कवर का कैप्सूल भी है जो कि हमें दिख रहा है, और कैप्सूल से निकलते हुए बाल भी हैं। ये आजकल पाए जाने वाले थोड़े फैंसी वाले बैक्टीरिया के मॉडल हैं, पर शुरू में थोड़े और सिंपल वाले भी पाए जाते थे। तो उसमें सबसे पहले जो बने होंगे उसमें केवल एक झिल्ली होगी। सो ये झिल्ली काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इधर कहीं दिख नहीं रहा, हाँ ये रहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत सारे लेयर्स दिख रहे हैं इसमें, बहुत स्पष्ट तो नहीं है, पर एक लेयर सबसे अंदर वाली जो लेयर है एक झिल्ली की, वो झिल्ली को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो फ्लेक्सिबल होती है, प्लाज्मा से बनी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और उसके अंदर एक तरीके से बस तरल वाला जो सारा पदार्थ है वो भरा रहता है, एक तरीके से बलून की तरह या बबल की तरह, बबल की तरह भी नहीं, थोड़ा थोड़ा और फ्लेक्सिबल। पर वो एक पतली सी एक फिल्म की तरह उसे ढके हुए रहती है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर दिख रहा है, ये असली एक बैक्टीरिया का माइक्रोस्कोप से लिया हुआ फोटोग्राफ है। तो ये एक लाइन दिख रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके अंदर जो सारा तरल, बेसिकली पूरा जो लिक्विड है जिसमें बाकी सब कुछ तैर रहा है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म क्योंकि वो प्लाज्मा की तरह होता है, लिक्विडी लिक्विडी और ट्रांसपेरेंट। तो उसके अंदर, किसी भी सेल के अंदर का जो लिक्विड है जिसमें सब कुछ तैर रहा है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, और उसके बाहर का मेम्ब्रेन। और फिर ये जो प्राण सूत्र है, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें उसके सारे अगले, मतलब उसका शरीर में क्या होना है, क्या बनना है, ये सब डिटर्मिन होना है। तो ओ क्या बात है, ये सब भी होता है। ये डीएनए, ये जो सारा जेनेटिक मटेरियल है उसको कहते हैं, उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन उसका साइज क्या है और उसका शेप क्या है। पर बेसिकली ये सेम चीज़ है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है और ये जो न्यूक्लियस में यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल धागे धागे के रूप में दिख रहा है, ये काम एक ही कर रहे हैं, थोड़ा अलग तरीके के मॉलिक्यूल से बना होगा, लेकिन ये अपने इंफॉर्मेशन को अगली पीढ़ी तक पास ऑन करने के लिए काम आते हैं। और केवल पास ऑन करने के लिए भी नहीं, इस पूरे के पूरे सेल में क्या क्या काम होने हैं उसे बनाए रखने के लिए, उस सब के इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखे हैं। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट करता है कि अच्छा अभी ये कंपाउंड बनेगा, अभी ये अणु बनेगा, अभी यहाँ पे ये अणु बनेगा, यहाँ से ये अणु वहाँ जाएगा, ये सब इसमें लिखा रहता है। वो सब कैसे होता है वो क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में नहीं था तो मैंने उसे अभी इंक्लूड नहीं करा है, वो काफ़ी अपने आप में लंबा टॉपिक है। पर ये प्राण सूत्र होना ज़रूरी है किसी भी सेल में, ये हमारे को जानने की ज़रूरत है। तो ये बैक्टीरिया में है, और ये हमारे जैसे सेल्स में न्यूक्लियस में एक जगह पे बंद रहता है, एक मेम्ब्रेन से ढका रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये ढका रहता है, और सेल जो है वो सेल्यूलर मेम्ब्रेन से ढके रहते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर सेल में अब हमारे को मिलती है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। वो एक तरीके का एक पार्ट है जो कि इस सेल में एनर्जी देती है, यानी कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो इस माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा होती है, जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का हमने ड्रॉ करा हुआ है, और यहाँ पे फोटोग्राफ में ये ऐसे दिख रही है, छोटी छोटे सिलेंडर की तरह आधे कटे हुए। तो इसको हम आगे जाके थोड़ा और देखेंगे, क्योंकि सेल में क्या काम कैसे होता है वो देखने के लिए हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा और पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो था बेसिकली सेल। अब क्वेश्चन है कि ये सारे सेल किस चीज से बने होते हैं। ये सारे सेल्स जो हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के, लेकिन बने किस चीज से? हमें अणु तक तो पता था, छोटे छोटे अणु तक, लेकिन ये सडनली एक जंप जैसा लगता है। हमें अणु समझ में आ गया, लेकिन अब ये सेल जो है कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स चीज है। उसका झिल्ली भी है, अंदर भी है, मतलब क्या क्या नहीं है। पर वो बने किस चीज से हैं उसको समझने के लिए हमें अणुओं को थोड़ा और देखना पड़ेगा। अब ये सेल्स जिन चीजों से बने होते हैं उनको कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स यानी
बायोलॉजिकल चीज़ों से जो उत्पन्न मॉलिक्यूल हैं उनको कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल यानी अणु, बायो यानी प्राण अवस्था की चीज़, मतलब जिसमें श्वसन प्रश्वसन हो, ऐसी चीज़ों को बायोलॉजिकल चीज़ें कहते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स जैसे हमारे शरीर में जितने मॉलिक्यूल्स पैदा हो रहे हैं वो सब बायोमॉलिक्यूल्स हैं। हमारे शरीर में ही नहीं, किसी बैक्टीरिया में भी जो कुछ भी पैदा हो रहा है वो सब बायोमॉलिक्यूल्स हैं। किसी पौधे में, जानवर में, जिसमें भी जो पैदा हो रहे हैं वो सब बायोमॉलिक्यूल्स हैं। और ये सारी चीज़ें उन्हीं से, उसी में पैदा होती हैं और उसी से बनती भी हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे बनती हैं बायोमॉलिक्यूल से, ये बड़ी बड़ी रचनाएं। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स को 4 मोटे मोटे बड़ी कैटेगरीज में बांटा गया है, और छोटी छोटी तरह की भी वैरायटी रहती है, लेकिन अधिकतर जो शरीर दिखेंगे या कोशिकाएं दिखेंगी वो इन 4 तरह के मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं से बनी रहती हैं, जिनके नाम शायद हमने पहले सुने ही होंगे। सबसे पहली कैटेगरी जिससे बनी रहती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का नाम है शुगर। तो हमने कई बार सुना है कि ना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना चाहिए या कम खाना चाहिए, अलग अलग डाइट्स में बताते हैं। फिर एक और तरीके का बायोमॉलिक्यूल है प्रोटीन, एक और तरीके का बायोमॉलिक्यूल है लिपिड, और दूसरा है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो ये बस शब्दों से थोड़ा परिचय है कि ये जो 4 शब्द कभी कभी सुने भी होंगे, शायद नहीं भी सुने होंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट एक तरीके के मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पर वो एक तरीके के मॉलिक्यूल हैं। प्रोटीन्स दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारे, पर वो भी एक प्रकार है मॉलिक्यूल्स का। सिमिलरली लिपिड्स, लिपिड्स शायद कम सुनाओ। लिपिड्स का एक प्रकार होता है फैट, जिसको हम घी, तेल, ये सब भी हो गया। मोम, ये भी एक तरीके का लिपिड है। तो लिपिड्स भी एक प्रकार के मॉलिक्यूल हैं। उसमें बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज आ जाते हैं। और फाइनली न्यूक्लिक एसिड भी एक कैटेगरी है बायोमॉलिक्यूल्स की, जिसमें प्रधानतः 2 वेराइटी के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। ये नाम तो फिर भी सुना होगा, डीएनए नाम तो सुना ही होगा क्योंकि प्राण सूत्र उससे बनता है। तो अब ये एक एक मॉलिक्यूल को देखें तो थोड़ा सा ये इमेज से आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले जो है ये प्रोटीन का डायग्राम है। प्रोटीन जो होता है वो बनता है छोटे ना, ये जो बायोमॉलिक्यूल, सॉरी इसके पहले, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे नहीं है। ये सारे के सारे बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये 1, 2, 3 परमाणुओं से बने हुए अणु नहीं है। ये मतलब सबसे छोटा शायद 20 अणुओं से बना हो, सबसे बड़ा तो हजारों अणुओं से बना, परमाणुओं से बना होगा। ऐसे इस तरीके के ये अणु हैं। ये यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो छोटे वाले मॉलिक्यूल, सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स हमने देखा तो 2, 3, 4 परमाणु मिलके एक छोटा मॉलिक्यूल यानी अणु बनाते थे। अब ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से रिएक्ट करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे थोड़ा इसको देखते हैं, प्रोटीन क्या होता है, वो बना होता है कार्बन से, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो इसमें देखो एक नाइट्रोजन यहाँ पे हमें दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे उससे जुड़े हुए हैं, ये लकीरें दिखा रही हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग हुई हुई है, ये लकीरों से इंगित किया जाता है। तो ये नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन से इधर जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन से इधर बॉन्डेड है, और इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। और जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन भी एक कार्बन से ऊपर जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन से नीचे जुड़ा हुआ है, और एक दूसरे कार्बन से साइड में जुड़ा हुआ है। तो इसको सारों को गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये CH3 लिखा हुआ है। तो ये 13 परमाणुओं से बना हुआ एक अणु है। और प्रोटीन नहीं है ये ऐसे बहुत सारे अणु मिलके, जैसे ये जो है एलेनिन है, ये ऐसे एलेनिन है, वैसे उसकी तरह एक और होगा, उसकी थोड़ा सा अलग, मतलब यहाँ पे CH3 की जगह किसी और चीज से जुड़ा हो गया तो उसका वो अलग अणु हो गया ना, छोटा सा। तो ऐसे ये जुड़ के बहुत सारे ऐसे जुड़ के एक प्रोटीन बनाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अणु लंबा सा अणु बड़ा सा बना देते हैं,
तो वो एक बड़ा सा अणु बन जाता है। और ऐसे बड़े बड़े अणु हैं ये बायोमोलिक्यूल्स, अधिकतर बायोमोलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे अणु हैं। तो हम देखेंगे कि ये कैसे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े होते हैं फिर उनसे बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत कुछ करते भी हैं ये। तो हम सारों को तो डिटेल में नहीं देखेंगे, पर स्पेसिफिकली दो को थोड़ा हम और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे अणु मिल के लंबे लंबे बड़े बड़े अणु बना देते हैं उनको कहते हैं पॉलीमर। यानी कि पॉलीमर क्या है? ऐसे बड़े अणु जो कि बार बार दोहराते हुए घटकों से बने हुए हैं। यानी हमने पहले जो देखा था, ये एक घटक है, ये उसका दूसरा घटक है, ये तीसरा घटक है, चौथा घटक है। शायद यही वाला घटक 10 बार आ जाए, शायद ये 2 बार आए, फिर ये वाला 2 बार आए, फिर ये 2 बार आए, पर उसके घटकों को आसानी से पहचाना जाया जा सकता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स एक तरीके के पॉलीमर हैं, प्रोटीन्स दूसरे तरीके के पॉलीमर हैं, लिपिड्स भी तीसरे तरीके के पॉलीमर हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड भी चौथे तरीके का एक पॉलीमर है। पॉलीमर यानी इन सब के, ये सब अलग क्यों हैं? क्योंकि इन सब के घटक जो होते हैं वो सब अलग हैं, और वो सब घटक लेकिन जुड़ जुड़ के अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं। और जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो शुगर से बनते हैं, है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स का पैनल है। तो शुगर, कोई भी सिंपल सा शुगर ऐसा दिखता है। इसमें जो हेक्सागन दिख रहा है उसका एक एक कोना जो है एक एक कार्बन का एटम है, इस वाले ऑक्सीजन को छोड़ के। ये सब कार्बन, हाँ ये भी बताना भूल गए, ये सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये कार्बन से बने हुए हैं। इसका मेजर कंपोनेंट कार्बन है, इसका जो बैकबोन रहता है वो कार्बन रहता है। तो जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, एक तरीके का शुगर का ये इमेज है, ये इस तरीके का कुछ दिखता है। अब यहाँ पे कुछ और जुड़ा हो सकता है, तो थोड़े अलग तरीके का शुगर हो जाएगा। हम उसे टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा अलग दिखेगा, उसका रंग थोड़ा अलग होगा, उसका प्रभाव शरीर पे थोड़ा अलग होगा सिंपल शुगर में। और लेकिन अलग अलग तरीके के ये शुगर के घटक होके भी ये एक दूसरे से जुड़ के एक लंबी सी चेन बना के अलग अलग तरीके से, मतलब चेन बना सकते हैं ना। ये तो हमने एक सिंपल लाइन में चेन बना दी, शायद यहाँ पे 2 ब्रांचेस हो जाते, शायद यहाँ पे 3 ब्रांचेस हो जाते, शायद यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक तरीके का शुगर है, दूसरे तरीके का शुगर है, तीसरे तरीके का शुगर है, फिर से दूसरे तरीके का शुगर, फिर पहले तरीके का शुगर, इसका कॉम्बिनेशन का पैटर्न अलग हो जाता। तो ये अलग अलग घटक सेम होते हुए, सेम वेराइटी के घटक होते हुए, इनका पैटर्न अलग अलग बन सकता है, इसलिए उससे अलग अलग तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। सिमिलरली बाकी चारों में भी ऐसा ही है। इसके भी बहुत सारे अलग प्रोटीन्स के भी अलग अलग तरह के घटक हैं, लेकिन एक ही क्लास के घटक हैं, है ना। वो उन सब में नाइट्रोजन होगा और COOH ये एंड में लगा होगा ना, ये C है, ये O है, ये O है और H है, ये एंड में लगा होगा। लेकिन बस यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है कार्बन से, और यहाँ पे भी कितना दूर से जुड़ा हुआ है, वही थोड़ा डिफर करता है। तो उससे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा डिफरेंस बन जाने से थोड़े से इसके कुछ दो चार नहीं 20-30 प्रकार के घटक हैं, और यही घटक अलग अलग कॉम्बिनेशन में एक दूसरे से जुड़ के अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बना लेते हैं। ऐसी कहानी इन सब में है। तो हम पॉलीमर की बात कर रहे थे, बड़े बड़े अणु हैं जो कि बार बार दोहराते हुए घटकों से जुड़ जड़ के बने होते हैं। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो बने होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स के, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जुड़ जुड़ के बना देते हैं। जो लिपिड्स हैं, बहुत सारे फैटी एसिड्स अलग अलग तरीके से एक दूसरे से जुड़ के बना देते हैं। जैसे ये वाला देखें तो इसमें एक एक कोना, ऐसे जो डायग्राम्स होते हैं ना, उनमें एक एक कोना एक कार्बन एटम है। तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसा दिखाने के लिए कि कार्बन 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 जुड़े हुए हैं, उसको ऐसे लाइन में ऐसे दिखा देते हैं। तो ये बहुत सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एंड में यहाँ पे एक ऑक्सीजन और हाइड्रोक क्या कहते हैं, OH से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो ये एक तरीके का एक एसिड होता है जिसे कहते हैं फैटी एसिड, और ऐसे बहुत सारे एक दूसरे से जुड़ जाएं तो उसको कहते हैं लिपिड। और इसी से हमारे सेल मेम्ब्रेन भी बनती है, ऐसी चीज़ों से। उसको हम और ध्यान से देखेंगे। वैसे ही
न्यूक्लिक एसिड हमने देखा था ना, जो डीएनए है एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए दूसरे तरीके का न्यूक्लिक एसिड है। वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड यानी 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं। ये एक साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरासिल और थाइमिन भी होता है। मतलब आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में थाइमिन होता है। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि बट दोनों में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर बना होता है। तो कभी एक जगह पे जैसे इन सब की कलर कोडेड बनाया हुआ है ना, तो जैसे रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, तो हम देखेंगे ये जो इतना इतना पोर्शन है इसमें येलो और रेड है। तो येलो यानी एडेनिन और रेड यानी थाइमिन। तो ये एडेनिन और थाइमिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर उसके नीचे ब्लू और ग्रीन है, यानी साइटोसिन यहाँ पे और ग्वानिन इधर है, ये इधर से जुड़े हुए हैं। ये एक ही मॉलिक्यूल है पर इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ जुड़ के अलग अलग कॉम्बिनेशन में लंबी सी चेन बनाता है। वो भी दो दो धागों से बनी हुई चेन बनाता है ना। दो दो के पैर एक दूसरे से जुड़ जुड़ के श्रृंखला में लगे हुए रहते हैं और फिर वो ट्विस्ट हो जाते हैं। ये होता है हमारा डीएनए। वो ऐसे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इसमें बहुत डिटेल में अभी नहीं जाने की जरूरत, बस दिखाने के लिए कि इस तरीके से अणु मिल मिल के लंबे लंबे बायोमोलिक्यूल्स, लंबे लंबे बड़े बड़े अणु बना रहे हैं। तो ये जो हम देखते हैं डीएनए, वो किन चीजों से बना है? तो ये नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये बेसिकली इसमें बहुत सारा नाइट्रोजन है और बहुत सारा कार्बन है और बहुत सारा हाइड्रोजन है जो अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है, ऐसे बंद बंद शेप्स में जुड़ा हुआ है। और ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनसे कि ये छोटे छोटे अणु हैं जिनसे कि ये बड़ा वाला बायोमोलिक्यूल यानी न्यूक्लिक एसिड बन रहा है। ऐसे ये श्रृंखला में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो इनमें अभी हमारे को क्या समझने की जरूरत है, ये रसायन कैसे काम करते हैं। इसमें पहले देखते हैं अमीनो एसिड को, है ना। हमने एटम्स को देखा, अब हम वापस एटम के स्तर पे आ गए हैं। अब हम उसको चित्रण कर सकते हैं कि ये एक नाइट्रोजन का एटम है ना। ये नाइट्रोजन का एटम है, ये कार्बन का एटम है, ये कार्बन का एटम है, एक और कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आर यानी कुछ भी इधर हो सकता है, इसकी जगह एक्स भी लिख सकते थे। इधर कुछ और इससे जुड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, और इधर हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का अमीनो एसिड है। और ये मैं दिखाना भूल गई, जो प्रोटीन्स होते हैं उनके घटकों को नाम दिया जाता है अमीनो एसिड। लिपिड के घटकों को नाम दिया जाता है फैटी एसिड। तो अभी हम प्रोटीन को थोड़ा देख रहे हैं, क्योंकि आप हम सब ने स्कूल में सुना होगा कि हमारा शरीर अधिकतर प्रोटीन से बना होता है। तो इसलिए थोड़ा प्रोटीन को देखने की जरूरत है कि प्रोटीन से बना होता है उसका मतलब क्या होता है। तो पहले तो देखेंगे प्रोटीन भी जब कुछ होता है तो प्रोटीन भी उसके घटकों से बना है। जैसे ये उसका एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये 3 अलग चीजें एक साथ जुड़ के इस प्रोटीन को बनाई है। और एक घटक एक तरीके का अमीनो एसिड था। तो अमीनो एसिड होता है ये एक अमीनो एसिड है जिसमें एक कार्बन से एक तरफ पे तो ये अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ, क्योंकि कार्बन याद है ना 4 जगहों से जुड़ सकता है एक बारी में, क्योंकि उसके बाहर 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी और चीजों के साथ शेयर कर सकता है। तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बोक्साइल ग्रुप से शेयर किया हुआ है। कार्बोक्सिल होता है ये COOH। इस तरीके से जुड़े हुए COH एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये साथ साथ घूमते हैं और ये आके इस कार्बन के एक तरफ से जुड़ गए। फिर एक तरफ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तीसरी तरफ से ये अमीनो ग्रुप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना हुआ जुड़ा हुआ है, और चौथी तरफ पे इससे क्या जुड़ेगा, ये अलग अलग चीजें जुड़ सकती हैं और उससे डिपेंड करेगा कि ये अमीनो एसिड का कौन सा वेरिएंट है ना। ये अमीनो एसिड 1 है, 2 है, 3 है, अलग अलग नाम के अमीनो एसिड्स में जो अंतर रहता है वो इस R ग्रुप का ही रहता है कि इधर इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है। तो इसको हम अभी बस R नाम रख लेते हैं, ताकि बेसिकली अमीनो एसिड 1 और अमीनो एसिड 2 में केवल R का ही डिफरेंस है। पर ये अमीनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनता है तो उसको देखेंगे। ये एक अमीनो एसिड है, उसके एंड में ये OOH है ना। तो ये इधर दिखाया हुआ है, ये एंड में OOH। और इस दूसरे अमीनो एसिड के
लेफ्ट वाले नाइट्रोजन वाले एंड पे 2 हाइड्रोजन लटके हुए हैं, है ना, ये 2 हाइड्रोजन लटके हुए हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन को ले लेते हैं और ये अब तीनों अलग हो जाते हैं, पानी बन जाते हैं, HOH। और यहाँ से ये तीनों चले गए, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ था, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन अब ढूंढ रहा है अपने पार्टनर को, और ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ था जो चले गया है, अब ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पार्टनर को ढूंढ रहा है। तो ये दोनों जो पार्टनर को ढूंढ रहे हैं वो एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं और ये अब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यहाँ पे ये कार्बन और नाइट्रोजन ऐसे जुड़ गए और अब ये एक अमीनो एसिड की जगह 2 अमीनो एसिड जुड़ के एक प्रोटीन बन गए हैं। 2 अमीनो एसिड्स का प्रोटीन है ये, छोटा सा, और साथ में क्या निकला, पानी निकल गया, HHO, H2O। ये हमेशा नहीं होता, स्पेशल कंडीशंस के दौरान ही ये एक दूसरे से ऐसे रिएक्ट करेंगे, यानी कुछ तरीके का तापमान रहेगा या कुछ तरीके का विद्युत रहेगा, तो फिर वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तभी ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप इस हाइड्रोजन को लेके पानी बनने का डिसीजन लेगा, जब ऐसा कोई वातावरण से दबाव बनेगा तब इसके बाद इससे और लंबी चेन बनानी है तो ये अगेन इसका जो HO ग्रुप है वो किसी दूसरे अमीनो एसिड के हाइड्रोजन को लेके इधर एक और जुड़ जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर हम इसको एक सर्कल की तरह इसको बना दें, ये पूरा एक एक एटम ना दिखाने की जगह अगर उसे एक सर्कल मान लें और इसको दूसरा सर्कल मान लें और ये दोनों एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ऐसा मान लें, तो कुछ ऐसा डिजाइन बन जाएगा, है ना। ये एक तरीके का अमीनो एसिड है, दूसरे से जुड़ा हुआ, दूसरा जुड़ा हुआ है तीसरे से, तीसरा जुड़ा हुआ है चौथे से, फिर 2 बारी यही वाले तरीके का अमीनो एसिड अपने आप से जुड़ गया, फिर ऐसे करके अलग अलग कॉम्बिनेशन में एक दूसरे से श्रृंखला में जुड़ गए हैं। ये है किसी भी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी अमीनो एसिड का एक चेन की तरह। अब क्या होता है, ये एक लंबी, बहुत लंबी 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 चेन्स हो जाती हैं, मतलब 20 से लेके 100 से लेके 1000 अमीनो एसिड से जुड़े हुए बने हुए प्रोटीन्स हो जाते हैं। और ये इस तरीके के होते हैं कि अब ना इनको ये ऐसे ऐसे खुली ऐसे रहेंगी तो वो बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी, तो अपने आप को ना लपेटने की कोशिश करती है। उसमें सबसे पहले ये अपने आप को ऐसे स्ट्रेट होने की जगह अपने आप को ट्विस्ट कर देते हैं इस तरीके से स्पाइरल की तरह। अब ये स्पाइरल ट्विस्ट हो गया, अब इसको आप एक पाइप की तरह समझेंगे तो ये देखो, ये अगर इसको अब स्पाइरल की तरह दिखाने की जगह उसको एक पाइप की तरह दिखाने, इसमें पूरे पाइप में ये स्पाइरल 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 हुआ है, वो स्पाइरल भी अब मुड़ जुड़ के अलग अलग शेप्स बना सकता है और अलग अलग शेप्स बना के भी उसके अलग अलग शेप्स के, मतलब अगर ये और भी लंबा बड़ा सा होगा तो उसके अलग अलग शेप के अलग अलग पार्ट्स भी होंगे। जैसे कि हम कभी कभी न्यूज़पेपर को मुचड़ देते हैं, तो एक तो या तो हम मुचड़ के एक बॉल बना सकते हैं, एक ही बॉल, नहीं तो हम उसको बीच से पिचका के दो साइड पे मुचड़ सकते हैं, है ना। तो उसके दो पार्ट्स क्लियरली हमारे को फील हो जाएंगे कि यहाँ पे मुचड़ा हुआ एक पार्ट है, दूसरी साइड पे मुचड़ा हुआ दूसरा पार्ट है, जबकि बना हुआ एक ही न्यूज़पेपर से वो। या फिर एक ही धागे में 2 बॉल्स बना दिए हमने, है ना। तो उसके फिर वो पार्ट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, ये एक पार्ट है पूरे प्रोटीन का, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। तो ये दिख सकता है कि प्रोटीन ना लंबे लंबे धागों की तरह होता है और ये धागे अलग अलग तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं। धागे भी नहीं है क्योंकि उतने लूज और इतने फ्लेक्सिबल भी नहीं होते, ये एक तरीके से तार की तरह समझ सकते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, है ना। तार को मुचड़ के आपने ऐसा कुछ बना दिया। तो प्रोटीन ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर वैसे तो गुचड़ मुचड़ लग रहे हैं, लेकिन सारा का सारा काम जो चल रहा है हमारे सेल्स में वो ऐसे ही अलग अलग शेप्स के अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स ही मिलके बनाते हैं। जैसे हम मशीन लोहों के पार्ट से बनाते हैं, वैसे बॉडी में जितनी मशीन्स हैं सब छोटी छोटी मशीन है, वो इस तरीके से प्रोटीन्स ही बने हुए हैं उन शेप्स में, जो भी काम करने के लिए ज़रूरी है। अभी हमें आगे दिखेंगे भी काम करते हुए। वैसे टाइम हो गया तो शायद आज तो नहीं दिख पाएंगे, आज मैं आपको दूसरा ये लास्ट दिखा देती हूँ। वो तो प्रोटीन हो गया, दूसरा ये लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड, क्योंकि ये बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है जिसके बिना कोई कोशिका बन ही नहीं सकती थी। तो ये फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो
बने होते हैं फैटी एसिड से। वो फैटी एसिड क्या है उसमें जाने की जरूरत नहीं, बहुत सारे फैटी एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो फॉस्फोलिपिड बनते हैं। अब फैटी एसिड क्या थे, बहुत सारे कार्बन कार्बन कार्बन, जो कि जैसे चार चीज़ों से जुड़ना होता है तो बाहर के बाकी चीज़ों से वो बाकी अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से जोड़ लेते हैं और एक जगह से कार्बन को जोड़ देते हैं, ऐसी श्रृंखला बनी रहती है। तो ये कार्बन भी बाकी दो जगह से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और दो जगह से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए CH2 को साथ में लिख लेते हैं। इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अधिकतर चीज़ें हाइड्रोकार्बन के रूप में ही हैं हमारे आसपास बायोमोलिक्यूल्स। तो ये कार्बन कार्बन की लंबी सी चेन होती है और एंड में एक COOH ग्रुप रहता है, जिसमें से जो H है वो चले जाएगा और मतलब नहीं, तो COO ग्रुप है। बेसिकली ये रिएक्ट करके फाइनली इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि ये जो पिंक पार्ट है जो कि इस पे देखो चार्ज लगा हुआ है, और ये जो ब्लू पार्ट है इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो ये पिंक पार्ट जिस पे चार्ज लगा हुआ है वो और ऐसे फैटी एसिड के पिंक पार्ट से जुड़ जाएगा, और उसके दो ये जो ब्लू पार्ट हैं उससे टंगे रहेंगे, जैसे ये दिख रहा है ना, ये उसके पिंक पार्ट जिन पे चार्ज था वो जुड़ गए हैं, लेकिन वो दो जो लंबी लंबी चेन उनसे जुड़ी थी वो अलग ऐसे लटक रही हैं। तो इस तरीके से ये उसमें एक छोटे छोटे ये जो लाइट ब्लू वाले गोले दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और ये गोले जिस चीज से जुड़े हुए हैं वो बीच में कार्बन 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 से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा है और ब्लू कलर के दिख रहे हैं इधर अलग तरीके के एटम, वो शायद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। और बीच में एक ये पी भी होगा जिसको कहते हैं फॉस्फोरस, इसलिए इस पूरे एटम को फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं, ये फॉस्फोरस से जुड़े रहते हैं और इस तरीके से तैरते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जानने की ये है कि जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बनता है फाइनली, उसका हम दो पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका एक कोई सर जैसा होता है और उसके दो पूंछ लटक रहे होते हैं। तो इसका जो सर होता है वो इन चीज़ों से बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन भी हैं। और ये वाले जो परमाणु हैं ऑक्सीजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन, स्पेशली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये जो हैं ये अपने ये जल्दी से आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयन यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं या ले लेते हैं, उन पर चार्ज आ जाता है। तो ये जो उनका सर जो है, ये जो सर है इस पे चार्ज आ सकता है, लेकिन इसकी पूंछ जो है ये तो कार्बन से बनी हुई है। कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, तो इस पे चार्ज नहीं आता। तो इसकी जो पूंछ है उस पे कोई चार्ज नहीं रहता और इसकी जो सर है इस पे चार्ज रहता है। अब जो हमारा पानी है जिसमें अधिकतर चीज़ें ये सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, हमारा जो पानी है वो खुद ही एक आयनिक चीज़ है, मतलब उसमें चार्ज रहता है। हमें पता है कि पानी में से बिजली पार कर सकती है। तो पानी में एक्चुअली वही चीज़ें घुलती हैं, जैसे हमने देखा है कुछ चीज़ें होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं, कुछ चीज़ें होती है जो पानी में नहीं घुल पाती है। पानी में जो वही पदार्थ घुलते हैं जिनमें कुछ पोलैरिटी रहती है, कुछ चार्ज रहता है एक तरीके से। मतलब अगर वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल भी है तो भी अगर उसका एक पार्ट ज़्यादा नेगेटिव है और दूसरा पार्ट ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो पानी में घुल पाएगा। अगर वो पूरा का पूरा न्यूट्रल है यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है तो वो पानी में नहीं घुल पाता। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा अजीब है क्योंकि उसका ये एक ही मॉलिक्यूल होते हुए भी एक पार्ट में पोलैरिटी है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ। लेकिन उसी का जो दूसरा पार्ट है एकदम न्यूट्रल है। तो ये तो पानी में नहीं घुलेगा लेकिन ये पानी में घुल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जो बनते हैं क्योंकि पानी में ही बन रहे हैं, तो वो क्या सोल्यूशन निकालते हैं, ये वाला जो उसका जो सर है पानी में घुलने वाला, वो बाहर पानी को टच करते रहता है। बाहर उसके पूरे में पानी है ऐसा समझ लो, तो है ना, वो बाहर पानी को टच करते रहता है। लेकिन ये जो अंदर वाले पार्ट हैं वो एक दूसरे के से जुड़ जाते हैं। तो अगर वो चार्ज ले पाता है या थोड़ा सा चार्ज होता है उसको कहते हैं पोलर, और उसको कहते हैं जो चार्ज नहीं लेता वो उसको कहते हैं नॉन पोलर। और जो पोलर होता है वो पानी में घुल सकता है, जो नॉन पोलर होता है वो पानी में नहीं घुल सकता। तो ये जो पोलर वाला पार्ट है इन लिपिड के मॉलिक्यूल्स का, वो पानी में रहता है, और नॉन पोलर जो उनकी पूंछें हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। एंड इसलिए वो इस तरीके का एक लेयर, डबल लेयर बना देते हैं, जिसमें दोनों तरफ में ये इधर भी पानी है इधर भी पानी है, लेकिन ये इधर
एकदम सूखा तो ऐसे भी वो जुड़ सकते हैं और इस तरीके से भी जुड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सारी जो पूंछ है अब ये पानी में नहीं घुल रही और बाहर के सारे जो सर हैं वो पानी में घुल रहे हैं। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, मतलब कैसे कैसे अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये उसको दर्शा रहा है। और ये सब एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल तो केवल इतना है, ये एक मॉलिक्यूल जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठा क्यों हो रहे हैं इस तरीके से, उसका कारण ये है कि इसमें इनको साथ में ही रहना पड़ेगा अपने पानी से बचाव के लिए। इधर ये जो पूंछ जो है वो पानी में नहीं रह सकती, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उन्हें साथ में ही रहना पड़ता है, तो वो इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं। पर क्योंकि ये बॉन्डेड नहीं है, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं है, तो ये साथ होते हुए भी एकदम मतलब ऐसा कह सकते हो कि जैसे बॉन्डिंग हो जाती है ना, वो उन्हें अलग करना बड़ा मुश्किल है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे कील ठोक के जुड़े हुए, लेकिन कील ठोक के नहीं जुड़े हुए, अभी काफी फ्लेक्सिबल है, ये साथ तो है लेकिन ये ऐसे मतलब वेव कर सकते हैं, है ना, ये भी अंदर की तरफ जा सकता है, ये बाहर की तरफ जा सकता है। मतलब अगर आप ये सर्कल है तो सर्कल की जगह थोड़ा बड़ा अगर हो तो उसका शेप ऐसा भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज उसकी पूंछ अंदर की तरफ है और सर बाहर की तरफ है। ये एक शीट की जगह ऐसे राउंड डबल शीट भी बन सकता है, इसको शीट को आप ऐसे इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हो, है ना। तो ये काफी फ्लेक्सिबल चीज होती है और यही होती है जिससे कि हमारे सेल के मेम्ब्रेन बने होते हैं। ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से हमारे सेल के मेम्ब्रेन भी बने रहते हैं। तो अभी हम आज अभी तक हमने बात करी कि किन किन तरीके के मॉलिक्यूल से आज की हमारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, बनी जाती हैं, उसका थोड़ा सा परिचय हमें हुआ। अभी 5:30 हो गए हैं, तो आगे का हम शायद कभी अगली क्लास में कर सकते हैं। और अभी के लिए इधर ही रोकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ पार्ट है शायद जिसको और डिटेल में या थोड़ा और स्पष्टता से करना चाहिए, या ऐसा कुछ अगर हो तो सब शेयर कर सकते हैं। एक तो हम लोग जो स्कूल टाइम में पढ़े थे कोशिकाओं के बारे में, वो फिर से रिकॉल हुआ और वो पूरा फिर से खुलता रहा, तो ये अच्छा रहा। और बहुत सारी बातें तो नई जानने को ज्यादा मिली, तो वो सब ऐड हुए हुए हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि एक बार और समझना पड़ेगा, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें तो क्लियर हुई हैं और कुछ बहुत बातें सारे उनसे नहीं। जुड़ी हुई बातें। हम्म। हाँ, कुछ कुछ बातें जो जुड़ी हुई बातें थी वो जल्दी में मतलब क्लियर नहीं हो पाई, क्योंकि नेक्स्ट वाला समझना था, ऐसा टाइप का भी कुछ कुछ हुआ। तो उसको एक बार और हम्म। समझेंगे तो हो जाएगा, फिर मेरे ख्याल से प्रश्न और आएंगे। मेरा हम्म। मतलब पर्सनली मेरा ये। जी। हम्म। हम्म। और दीदी लोग कोई कुछ कहना चाहें? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है, बहुत ही बढ़िया है। विजुअली भी मतलब बहुत ही सुंदर है। मतलब मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे 2-3 बार इसको ना देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, तभी हम्म। जाके कुछ प्रश्न बनेंगे। पर ये बहुत ही अच्छा है। हम्म। सही बात है। एक्चुअली बहुत बहुत सारे न्यू हमने मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत सारे टॉपिक्स के बहुत सारे शब्द एक साथ आए हैं अभी, तो ये तो एक बारी में तो नहीं होगा। होपफुली आगे जब बढ़ेंगे तो ये रिपीट भी होते रहेगा, मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगी तो आप थोड़ा और भी फिर से देख सकते हैं, उससे परिचय थोड़ा और फेमिलियर हो सकते हैं, तो तब फिर थोड़ा और क्लियर पिक्चर बनने लगेगा। वैसे अभी अभी तो वैसे भी नहीं आना, क्योंकि अभी हमने केवल जैसे अगर हमें कोई शब्द बनाने हैं तो शब्द के लिए हम लेटर्स को सीख रहे हैं अभी कि अच्छा ये मॉलिक्यूल से बना होता है, तो ये लेटर्स अभी आगे रिपीट होंगे तो शायद और करके उससे परिचय बढ़ेगा। जी, और एक चीज अच्छे से बहुत क्लियर बढ़िया हुआ रहा। कि हम स्कूल टाइम में जब पढ़ते थे ना, तो वो हम्म। हमको पता ही नहीं था कि हम अपना ही कुछ पढ़ रहे हैं, अपना ही कुछ चीज को समझ रहे हैं सेल्स के बारे में, बस उसको सिलेबस की हम्म। तरह ले लेते थे। पर अब ये एक नया व्यू है सामने कि हम अपने ही कुछ हमसे जुड़ी हुई बात को क्लियर कर रहे हैं, तो ये एक नया हम्म। एक्सपीरियंस है, ये अच्छा। हाँ, बड़ा फैसिनेटिंग चीज है ये। हाँ हाँ। हाँ दृष्टा बेटा जी, हम्म। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ। बहुत बढ़िया रहा।
लेकिन इसमें जब आपने वो एटम के स्ट्रक्चर के वक्त कुछ ऐसा बताया ना कि हाँ वो जो लास्ट ऑर्बिट में जो एक है हम्म जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है और दूसरा जो अपनाता है, तो हम्म बाबा जी ने जो यहाँ पे अजीर्ण और भूखे कहा, वो और ये दोनों अलग है। तो वो और समझना चाहते हैं कि वो कैसे बाबा जी ने कैसे वो अलग बताया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने समझाया तो वहां तो ऐसे ही दिखा कि वहां पे जो ऐसे भूखे और अजीर्ण की बात की गई है वही यहाँ पे दिख रहा है। हम्म तो और एक बार मीन्स और डिटेल में वो समझना है कि बाबा जी ने जो कहा है भूखे और अजीर्ण, और ये जो यहाँ पे जो हो रहा है टेक्निकली, वो उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? ठीक। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली, उसे भी कर सकते हैं क्योंकि पर वो ये कोशिकाओं से संबंधित चीज़ ही नहीं है। वो साइंस ने भी उसे आइडेंटिफाई किया हुआ है, साइंस के आधार पे भी उसे बता सकते हैं, पर वो बस थोड़ा ओके, अलग टॉपिक है, तो उस पे हाँ, उस पे एक और बार हम गोष्ठी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है गुरलीन दीदी, गॉट इट। ओके। मेरे ख्याल से विकास भैया जी ने लिखा है, उनको स्कूल का कुछ ओह काम है तो अच्छा वो अच्छा जा अच्छा। हाँ रहे हाँ। हैं। वो आप जी दोनों की जी इमेज मेरे जी। स्क्रीन में साथ साथ है, मुझे लगा आपका मैसेज आया था। अच्छा ओके ओके। कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है मैं विकास भाई। चलता हूँ। ठीक। ओके। ओके ओके, थैंक बाय। जी यू, बाय। बाय। ठीक है, तो मैं नोट बहुत कर लेती हूँ बढ़िया था भूखे जी। सेशन। ओके गुड। हाँ, बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छे से मतलब ये पुराने दिन याद आ गए स्कूल वाले, और वो सब चीज थोड़ी सी कनेक्टिविटी और अच्छे से बनी। और क्वेश्चन की तो मुझे ऐसे जगह अभी तो नहीं दिख रही, शायद और उसको सुनेंगे ना तो और क्लैरिटी बनेगी, लेकिन बहुत सारी क्लैरिटी अभी भी काफी कुछ रिलेट भी कर पा रहे हैं और बहुत सारा वो भी कर पा रहे हैं। मतलब चीजें थोड़ी सी बहुत क्लियर हो रही हैं। और बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन आपका। और इस पर हम एक बार डिस्कशन कर ही सकते हैं, जो बाबा जी ने बोला है और जो साइंस में बोल रहा है, तो दोनों का हमारे पास होगा तो हम एक अच्छा एक मतलब ये अलग से एक दिन सेपरेटली सिर्फ इसके लिए रखें, मुझे लगता है कि उसमें राइट क्योंकि वो डीप वो है दोनों का, तो वो राइट। बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले दोनों का परिचय हो जाए, फिर दोनों के डिस्कशन में तो हम सब के सब साथ में, अब फिर हम एक ही पेज पर हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं आज बहुत अच्छा इनपुट था आपका, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था और बहुत क्लैरिटी भी बनी उस सब चीजों को लेके। आई एम ग्लैड। ठीक। इसको अभी हम कंटिन्यू ही करेंगे ना दृष्टा बेटा जी? हाँ, इसके लिए कोई डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं भी हूँ दृष्टा। ओह अच्छा, शालू बुआ भी है। ओके ओके, नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं भी अपना फीडबैक दे देती हूँ। हाँ हाँ हाँ। एक तो प्रेजेंटेशन तो बहुत ही बढ़िया था, है ना, तुम्हारी क्लैरिटी और उसका नाम के साथ, और फिर जो एक जो क्या बोलते हैं पर्सोनल मानवीय नाम के साथ कि उसका पूंछ, उसका सर, तो इससे उसमें कनेक्ट करने में बन रहा था। मतलब कुछ फेमिलियर वर्ड थे, कुछ नॉन फेमिलियर वर्ड थे, लेकिन एक अनुमान लगाने में बन रहा था। एक ये बढ़िया था। दूसरा जो अपन पाठ्यक्रम में पढ़ रहे थे कि अणु जो है गठन संगठन पूर्वक व्यवस्था में है, तो बाबा ने जो ध्यान दिलाया है गठन और संगठन पूर्वक ही व्यवस्था है, विखंडन पूर्वक दाह है ना। तो वो बहुत बढ़िया से अच्छा लग रहा था देखकर, कैसे एक दूसरे से अनेकों तरीके से मिलकर वो जो गठन और संगठन बना रहे हैं। मेरा तो ध्यान उसी में बना हुआ था। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, जब उसे चित्रित कर पाते हैं ना तो इतना अच्छा हाँ लगता है कि कितनी अमेजिंग चीज़ है सही में। हाँ अभी और भी हाँ हाँ। धीरे धीरे चित्रण और खुलेगा, मतलब सही में मेरे को तो हर बार ही इतना एक्साइटिंग लगता है कि मतलब वो कैसे वो। गठन और संगठन पर जितना भरोसा होगा, और ये मटेरियल लेवल पर इतनी विभिन्नता के साथ वो जुड़े हुए हैं, है ना। तो हम्म यहाँ पर ह्यूमन में भी हम सेम चीज को धीरे से मतलब नजरिया उस ओर ले जा सकते हैं, मानसिकता को। हम्म हम्म
अपने आप को बनाए रखना, भागीदारी करना, अलग अलग तरीके के एटम से जुड़ना, है ना। मेरे ख्याल से ये सबको पढ़ते हुए अगर हम देख पाते हैं तो खुद भी अलग अलग वेराइटी के इंसान से, जो बोलते हैं ना मानव जाति एक, उस और भी ध्यान जाएगा और गठन और संगठन पर भरोसा होगा। हाँ। एक और चीज पे जो भरोसा बनता है वो एक तो गठन से तो निश्चितता और पे ध्यान जाता है, फिर अभी आगे हम देखेंगे कैसे एक साथ काम करते हैं, उससे नियंत्रण पे बहुत ज्यादा ध्यान जाएगा कि कितना बिल्कुल अमेजिंग नियंत्रण चल रहा है इन सब चीजों के बीच का। बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़िया था एकदम, मुझे मजा आ गया सुन के। बढ़िया। चलो, और बाकी आप सबको भी नमस्ते। 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 ठीक, तो अगली बार कब करना चाहिए, क्या लगता है? मेरा तो पूरा प्रेजेंटेशन रेडी है, तो मैं तो कभी भी कर सकती हूँ, सबके जो भी टाइम ठीक रहे। सिग्नल देखना। हाँ, या फिर हम शायद इसे उस पर डिस्कस कर सकते हैं, चैट पे कर सकते हैं, अगला कब करना है सेशन। बिल्कुल, हम ऐसे फ्राइडे भी कर सकते हैं, या जैसे सबको अनुकूलता हो, सबकी क्लासेस भी होती है, सेशंस भी होते हैं अलग अलग, एक बार देख के उस हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, मंडे फ्राइडे ठीक है मेरे लिए तो, और सब बता सकते हैं। हाँ, मंडे फ्राइडे चल जाएगा, मेरे लिए भी ठीक है। आई थिंक ठीक। व्हाट्सएप पे ही डिस्कशन कर लेंगे, हाँ हाँ, है ना। बेटर रहेगा। ठीक है। हाँ, ओके, फिर ओके, मिलते हैं बाय मंडे बाय। को। बाय बाय। हाँ, नमस्ते। बाय। नमस्ते। नमस्ते। बाय। नमस्ते।